श्री वीसी जैन, सचिव श्री अभिषेक जैन, देश के विभिन्न भागों से आए हुए इस बैठक में सम्मिलित होने वाले बच्चे एवं उनके माता पिता एवं आज के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता, कैरियर काउंसलर, मेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर श्री रितेश जैन जी, बैंकर्स फोरम की ट्रांस हिंडन गाजियाबाद शाखा की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, यह बैठक 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लाभार्थ आयोजित की गई है। उनकी 12वीं तक की परीक्षा के पश्चात उनके भविष्य के करियर के लिए क्या क्या विकल्प हैं। हमारे समय में तो बहुत सीमित विकल्प हुआ करते थे, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू IAS आदि। परंतु आजकल इतने सारे विकल्प हैं कि यह चयन करना बहुत मुश्किल होता है कि किस दिशा में बच्चों को आगे बढ़ा जाए। बच्चों की इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज हमारे बीच ऐसे प्रख्यात सलाहकार उपस्थित हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने USA के विश्वविख्यात हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। वे 15 वर्ष तक टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के डायरेक्टर रह चुके हैं। विभिन्न टीवी चैनल्स जैसे आज तक, दूरदर्शन, IBN7 आदि पर अपने कार्यक्रम देते रहते हैं। वे लीडिंग एप्टीट्यूड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर हैं। वो iGate टेक्नोलॉजीज, मॉर्गन स्टैनले, मैसर्ट सिस्टम्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही नहीं, वे 30,000 से अधिक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 10,000 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की मेंटरिंग और काउंसलिंग कर चुके हैं। 600 से अधिक लेक्चर्स IITs, IIM और NITs जैसी इंस्टीट्यूट्स में दे चुके हैं। वे 20 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं एकेडमिक या प्रोजेक्ट संबंधित कार्य से। हेलो हेलो भाई साहब, आ रही है आवाज? बोलिए। अंकल म्यूट है आपका। हाँ, आप आगे बढ़िए, वो शायद अटक गए। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं उनका नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कड़ी में हम सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से रितेश जी जो हमारे आज सबको गाइड करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सबके लिए यही प्रश्न है कि आगे जिंदगी में क्या करें। कोरोना महामारी चल रही है, सबको समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस करें, सर्विस करें, गवर्नमेंट सर्विस करें, प्राइवेट सर्विस करें। तो इन सबके लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बच्चों का रितेश जी आए हुए हैं। उससे बस 2 मिनट लेते हुए मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री JK जैन जी को आमंत्रित करूंगा। उसके बाद हम डायरेक्ट एकदम प्रोग्राम चालू करेंगे क्योंकि स्टूडेंट सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्री JK जैन जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव। धन्यवाद अभिषेक जी। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की जय। आज जब बच्चे 10वीं और 12वीं का एग्जाम देकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो उनके मन के अंदर एक संशय रहता है कि हम किधर जाएं, क्या करें, एक दुविधा रहती है। उन्हें आवश्यकता होती है ऐसे समय में एक मेंटर की, एक काउंसलर की, जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। इस कार्य की समय की आवश्यकता को देखते हुए हमारे अखिल भारतीय जैन बैंकर फोरम की ट्रांसजेंडर गाजियाबाद शाखा द्वारा कैरियर काउंसलिंग करने का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मैं ट्रांसजेंडर गाजियाबाद यूनिट के अध्यक्ष श्री KVS जैन एवं उसके सचिव श्री अभिषेक जैन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सही समय पर एक आवश्यक कदम उठाया। इस काउंसलिंग के लिए हमारे द्वारा हमारे परम प्रिय श्री रितेश जैन जी, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेंटर काउंसलर हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारे प्रथम आह्वान पर ही हमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। श्री रितेश जैन जी जो इस प्रकार के आयोजन के लिए लाखों रुपये का शुल्क चार्ज करते हैं,
परंतु उन्होंने हमें यह आयोजन बिना किसी शुल्क लिए ही किए जाने की अनुमति प्रदान के लिए कि इसके लिए मैं हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनका प्यार एवं स्नेह सदैव ही हमारे साथ रहता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें श्री रितेश जैन जी, जो विश्व की 20 से भी अधिक यूनिवर्सिटियों में जो है अपने लेक्चर दे चुके हैं, जिनको देश की ख्याति प्राप्त IIM और IIT जैसे इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उनको आज हमें सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। मुझे यहाँ बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल रितेश जी के नाम से ही आज हमारे बीच जो है, यदि मैं कहूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी आज हमारे इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से मीटिंग में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी निश्चित ही लाभान्वित होंगे। मैं इस मीटिंग में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें जहां भी किसी प्रकार की शंका या सहायता की आवश्यकता हो, वो उसके लिए श्री रितेश जी से मार्गदर्शन अवश्य ले। इन्हीं चीजों इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और श्री रितेश जी को सुनने के लिए मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें आमंत्रित करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री रितेश जी से कि प्लीज वो आए और सीधा मंच संभाले और अपना बच्चों को मार्गदर्शन दें। जय जिनेंद्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे समय पर इसका आयोजन किया एंड आई एम श्योर कि समाज के सभी बच्चों को और उनसे ज्यादा पेरेंट्स को इस बात की चिंता है कि 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, 12th के भी एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या इन बच्चों को आज इन परिस्थितियों में सिर्फ घर पर बैठकर टाइम पास करना चाहिए? क्योंकि 10th और 12th के बच्चों को अभी ये नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं, कब से उनके स्कूल खुलेंगे। 10th के बाद तो फिर भी ठीक है, 12th के बाद के बच्चे को तो ये भी नहीं पता अभी कि वो किस कॉलेज में जाएगा, वो क्या कोर्स करेगा, उस कोर्स का एडमिशन कैसे होगा, कंप्लीटली ब्लैंक। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस समय पर समाज को एक दिशा निर्देश देने की कि बच्चों को अब करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम यहां से शुरू करते हैं, चाहे बच्चा अपना बिजनेस करने वाला है या बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाने वाला है या बच्चा प्राइवेट जॉब में जाने वाला है, एक बात पक्की है कि सबसे पहले उसको जितने अच्छे कॉलेज से हो सके उतने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है। अब यदि हम बात करते हैं कि अच्छे कॉलेजेस होते क्या हैं, तो मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि क्यों इस तरह की करियर काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज समाज में जैसा आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में आप जाएंगे तो आपको पता है कि क्या अंतर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, राइट? किस तरह से लोगों को भ्रमित करके ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। आपको और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पता है, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा एजुकेशन इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अभी एजेंट बन गए हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, किसी टीचर से जाके मिलें, आपको क्या पता चलता है? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि यदि आपके पास लाखों रुपए नहीं है उस कॉलेज की फीस भरने के लिए तो शायद आपके बच्चों का करियर ही नहीं बन सकता। ये सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं और ये सारी बातें गलत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक NIRF रैंकिंग होती है। इस NIRF की रैंकिंग आप बड़ी आसानी से गूगल पर NIRF रैंकिंग टाइप करके देख सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि किसी भी विषय में टॉप 100 में से शायद ही कोई प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन ना ये बात आपको न्यूज़पेपर बताते हैं, ना मैगजीन बताती हैं और ना काउंसलर्स बताते हैं। रीजन क्या है? आप जब भी देखेंगे कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को टॉप 10 में स्थान दिया गया है, आप उस न्यूज़पेपर में उस मैगजीन को पलट के देखिए, आपको एक फुल पेज का ऐड दिख जाएगा। तो होता यह है कि जो यूनिवर्सिटी एक फुल पेज का ऐड देती है उस यूनिवर्सिटी को टॉप 10 या टॉप 5 में स्थान दे दिया जाता है। तो ऐसे में
आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सबसे पहले ये मार्गदर्शन मिले कि हमें किस तरह से ये पता चले कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, निष्पक्ष रूप से, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई खास फायदा ना हो, जिसकी वजह से वो आपको भ्रमित करे, है ना। तो सबसे पहले हमने एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की। जब आप एनआईआरएफ रैंकिंग पर जाएंगे तो आपको साइंस के, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, मैनेजमेंट के सभी कॉलेजेस की टॉप लिस्ट मिलेगी। सिर्फ लिस्ट ही नहीं मिलेगी, उसमें आपको पूरा क्राइटेरिया वैल्यूएशन मिलेगा, आपको प्रूफ मिलेंगे कि किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, किसका एडमिशन स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, एक बात जरूर है, यदि आप ये देखने जाएंगे कि कितने क्लासरूम एयर कंडीशन है, वो कॉलेज का कैंपस कितने एकड़ का है, तो हो सकता है कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बाजी मार जाती हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि रितेश जी आपके कॉलेज ने आपको सबसे अच्छा जो सिखाया वो आप बताइए कि आपने वहां से सबसे अच्छा क्या सीखा, तो लेट मी टेल यू, ना तो आप ये मान के चलिए हार्वर्ड के टीचर्स जो बेस्ट फेमस हैं, हार्वर्ड की केस स्टडीज जो दुनिया के सारे कॉलेजेस में फॉलो की जाती हैं, उन सब से मेरी लर्निंग सिर्फ 20%, 20% थी। 80% जो मेरी लर्निंग थी वो थी पीयर ग्रुप से, यानी साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक कॉलेज कितना अच्छा होता है, उसका सबसे आसान तरीका है कि वहां के बच्चे कितने अच्छे हैं, फुल स्टॉप। सवाल ये नहीं है कि आपके कॉलेज के पंखे कितने अच्छे चलते हैं, आपके कॉलेज के एसी कितने अच्छे चलते हैं, क्योंकि उस हिसाब से तो हमारे आईआईटीज और आईएम भी फेल हो जाएंगे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आगे। लेकिन आपको कैंटीन और कैफेटेरिया से जज नहीं करना है कि कॉलेज कितना अच्छा है, ना ही आपको कॉलेज के बाहर खड़ी हुई नंबर ऑफ मर्सिडीज, ऑडी या बीएमडब्ल्यू काउंट करना है। आपको काउंट करना है कि बच्चों की एकेडमिक क्वालिटी क्या है। और बच्चों की एकेडमिक क्वालिटी पता करने का बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर है कि जिस कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया जितना मुश्किल है वो कॉलेज उतना ही अच्छा है। आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत देखिए, आप सिर्फ एक रेशो देख लीजिए कि उस कॉलेज में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आती हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो या तो आप एनआईआरएफ की रैंकिंग देखें या आप ये अंदाजा लगाएं कि एप्लीकेंट्स और सिलेक्शन का रेशो क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये दो क्राइटेरिया रखें, आप नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट से, आप गूगल पर कितने ज्यादा आप जगह जाते हैं और एक अचानक से पॉपअप आ जाता है और वो बोलता है सो एंड सो यूनिवर्सिटी, so many acres, so many students, so many facilities and all that, right? ये सारा का सारा एक भ्रमजाल है। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि समाज का खास तौर से वो बच्चा जो इस परेशानी में ऊहापोह में है कि यदि मेरे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते मेरी एजुकेशन पर, तो शायद मैं अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकता, इसीलिए मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेन उद्देश्य उस बच्चे को आंसर करने का है कि बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, जिनकी एनआईआरएफ रैंकिंग ओवरऑल 1 है, 2 है, 3 है, इन कॉलेजेस की फीस 1000 रुपया महीना से कम है। आप प्लीज नोट कर लीजिए। हमारे जेके जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर आप दिला दो ऐसे बच्चे, हम स्पॉन्सर कर देंगे आप जितने बच्चों को कहेंगे हम स्पॉन्सर कर देंगे। बिल्कुल, जो टॉप कॉलेजेस हैं, मैं रिपीट करता हूं, एनआईआरएफ रैंकिंग 1, 2, 3 वाले कॉलेजेस की फीस 12,000 रुपए साल से कम है या 1,000 रुपए महीने से कम है। कॉलेजेस आपको 50 लाख रुपए साल के भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर आप, मैंने बताया ना, यदि आपका पैरामीटर ये है कि कॉलेज के बाहर कितनी ऑडी और मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है फिर आपके पास उतने पैसे होंगे, इसीलिए मेरा उस बारे में बात करना आपसे निरर्थक है। लेकिन यदि आपके मन में ऐसी कोई बात है कि पैसे के कारण आपका करियर नहीं बन सकता, आपके बच्चे का करियर नहीं बन सकता, तो मुझे लगता है मैं समर्थ हूं आपकी बातों के सारे आंसर्स देने के लिए। आज पहले मैं अपनी बात रखूंगा, उसके बाद कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू शेयर ऑल द डिटेल्स, ऑल द फैक्ट्स, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यदि बच्चे ने 12th किया है तो 12th करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए में करियर है। ये 3 चीजों के बारे में जनरली आपको इसलिए पता है क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके अंकल्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ना कोई आपके घर में इस तरह के करियर परस्यू कर चुका है और इसीलिए आपको अंदाजा है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि ये ही कुछ रास्ते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि आप इंजीनियरिंग में ना जाएं, आप मेडिकल में ना जाएं, बिल्कुल जाएं,
यदि आपको IIT मिलता है, NIT मिलता है, कोई और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आप बिल्कुल जाएं। देश के गिने चुने 2 या 3 अच्छे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी चले जाएं, पर भैया उससे नीचे ना जाएं। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ये ना केवल आपके परिवार के बजट को खराब कर रही हैं, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ऋण देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, वो सब भी इन सब में वेस्ट हो जाता है, कोई फायदा नहीं है। यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती बहुत सारे पैसे देकर उसको इंजीनियर बनाना, करोड़ों रुपया देके उसको डॉक्टर बनाना, जी हां ऐसा भी होता है। ये सारे निरर्थक उपाय हैं, इनसे आपके बच्चे का करियर नहीं बनेगा, इनसे आपका बच्चा कभी भविष्य में सुखी नहीं रहेगा, वो ऐसे किसी प्रोफेशन में पहुंच जाएगा जहां पर जीवन भर उसके अंदर उसकी आत्मा कचोटेगी कि मैं अपने प्रोफेशन के लायक नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं लेकिन मुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास मेडिकल की डिग्री है लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं CA बन गया हूं, जो भी कर लिया है मैंने, लेकिन यदि मैंने प्राइवेट कॉलेज से ऐसा कुछ कर लिया है, मुझे जॉब भी मिल गई है, तो पूरे जीवन में उस जॉब में रोज अपमानित होऊंगा। तो क्या आप अपने बच्चे को सिर्फ एक पद देना चाहते हैं या उसको जीवन में एक संतुष्ट प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? आपको सोचना है। नंबर 2, सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि 10th के बाद यदि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो आप उसको मैथ्स या बायोलॉजी दिला दें, अगर थोड़ा मीडियोकर है तो कॉमर्स दिला दें, और बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता तो उसको आर्ट्स दिला दें। इससे बड़ी गलती आज की जनरेशन में पेरेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट अदर वे राउंड, इट्स जस्ट अदर वे राउंड। मेरा कहना उल्टा है, यदि बच्चे के दिमाग में कोई स्पेसिफिक करियर ऑप्शन नहीं है तो सबसे अच्छी जो ब्रांच आज है वो ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, सेकंड नंबर पर कॉमर्स है और तीसरे नंबर पर साइंस है। हाँ, बच्चे की क्लैरिटी है कि उसको पढ़ना ही साइंस है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन यदि तीनों में बराबर है, बच्चा आपसे गाइडेंस चाहता है, तो आप प्लीज समझिए क्यों है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। लगभग अब हर जगह बराबर बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मेरी बात हुई है IIM बेंगलोर के जो डायरेक्टर हैं उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ऐसा है कि हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 2 कारणों से खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि नंबर 1, हमारे यहां मेल और फीमेल का रेशो बहुत बेकार है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1:1 है, हम 10:1 पर भी नहीं है। हमारे यहां इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का रेशो बहुत खराब है। होना यह चाहिए कि एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में हर तरह के बच्चे बराबर होना चाहिए, जितने होटल मैनेजमेंट वाले होना चाहिए, फार्मेसी वाले होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, BA वाला होना चाहिए, हिस्ट्री वाला होना चाहिए, ज्योग्राफी वाला होना चाहिए। होता क्या है, 90%, जी हां, गुड 90% स्टूडेंट्स इंजीनियर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, और जो अच्छा बच्चा होता है उसको उसके माँ बाप मार पीट के मैथ्स दिला देते हैं, है ना, 10th के बाद। तो होता क्या है, एक ही तरह की बच्चों की भीड़ लग जाती है। अब जब प्लेसमेंट के लिए होटल ताज आता है तो हम उसको क्या देते हैं, इंजीनियर। फार्मेसी कंपनी आती है, इंजीनियर। ट्रेवल कंपनी आती है, इंजीनियर। तो हमारे यहाँ इंजीनियर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो कंपनीज हमसे असंतुष्ट हो जाती हैं, ग्लोबल रैंकिंग में हमें नुकसान होता है। तो मैंने पूछा सर इसका क्या तरीका है? बोले तरीका ऐसा है कि अब हमने डिफरेंशियल मार्किंग कर दी है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी बच्चे का 99.8 परसेंटाइल है कैट में, उसको IIM अहमदाबाद से फाइनल कॉल नहीं आया। और एक लड़की जिसने BA किया मिरांडा हाउस से, उसको 89 परसेंटाइल पर उसका IIM अहमदाबाद में फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे कि 99.8 वाले को नहीं लिया और 89 वाले को ले लिया? जी हां, क्योंकि 2 क्राइटेरिया हैं। पहला है जेंडर डाइवर्सिटी और दूसरा है एकेडमिक डाइवर्सिटी। इन दोनों के एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं उन बच्चों को जो प्रोफेशन वाले बच्चे बहुत ही कम हैं IIM में। अब चूंकि डेटा है, आज की डेट में डेटा की प्रोसेसिंग है, तो ये सारी चीजें बड़ी आसान है। और बिलीव मी, धीरे धीरे ये सारी कंपनीज कर रही हैं। हर कंपनी को, मेरी बात हुई एक बैंक के मैनेजर से, उन्होंने कहा रितेश जी पिछले 10 साल में जितने भी क्लर्क हमारी ब्रांच में आए हैं सारे इंजीनियर।
तो आप सोचिए क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा उस बैंक की ब्रांच का जिसको टेक्नोलॉजी के अलावा किसी भी क्षेत्र का ज्ञान एक भी एम्प्लॉय को नहीं है। और तो और लोगों को कॉमर्स का ज्ञान नहीं है बैंक में बैठ के, क्योंकि सारे इंजीनियर्स थे। ये परेशानी लगभग सारी हर जगह आ रही है। तो ये जो मीडियोकर इंजीनियर्स हम बनाते जा रहे हैं, जिनको ना टेक्नोलॉजी आती है, ना उनको जनरल नॉलेज आती है, ना उनको इंग्लिश आती है, ना उनको मैथ्स आती है। यू वोंट बिलीव 50% इंजीनियर्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझे अंदर की बात बताते हैं, सर हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है और मुझे हंसी आती है, मैथ्स अच्छी नहीं है और आप इंजीनियरिंग करने चले गए, है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल ये पुराने तरीके से सोचना बंद कर दें। आज मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा नहीं सर लेकिन हम अपने बच्चे को बीए करा दें, बीकॉम करा दें, बीएससी करा दें तो कैसे वो अपना पेट भरेगा, अपना परिवार का पेट भरेगा। पिछले साल का एसआरसीसी का जिस बच्चे ने बीकॉम किया, 20 साल के बच्चे का जो पैकेज था वो 25 लाख रुपए था, पहला पैकेज गूगल में। तो आप सबसे पहले ये दिमाग से हटा दें कि सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज में नहीं है, कॉमर्स में नहीं है, बिल्कुल गलत है। हजारों ऐसी फील्ड हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, जैसे हम बहुत ज्यादा सुनते हैं डेटा एनालिटिक्स। आप मानिए दिन में 2 मुझे फोन ऐसे आते हैं कि बच्चा मुझसे पूछता है सर इंजीनियरिंग करना है, जाना डेटा एनालिटिक्स में है, कौन सी ब्रांच लूं। अब मजे की बात क्या है, डेटा एनालिटिक्स वालों को इंजीनियर्स पसंद नहीं है। आप दिमाग से हटा दो कि डेटा वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। दिस इज कंप्लीटली अ वर्ड रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। लेकिन डेटा एनालिटिक्स की पहली वेव में लगभग सारे एम्प्लॉइज इंजीनियर्स हैं। क्यों हैं? इसलिए नहीं कि कंपनी को इंजीनियर चाहिए थे, इसलिए कि कंपनी ने एक टेस्ट रखा और वो टेस्ट किन्होंने पास किया, अधिकतर इंजीनियर्स ने पास किया। क्यों पास किया? इसलिए नहीं कि उन्होंने इंजीनियरिंग पूछी, इसीलिए क्योंकि 10th के बाद के सारे अच्छे बच्चे इंजीनियरिंग में धकेल दिए गए। तो चूंकि वो बच्चे अच्छे थे इसलिए अच्छा कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की है इसीलिए वो अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं खुद भी इंजीनियर हूं, आप ये ना माने कि मैं आपसे इंजीनियरिंग की बुराई कर रहा हूं, ठीक है। तो पिछली जनरेशन में हमें इंजीनियरिंग का फायदा मिला। क्यों मिला? क्योंकि हम छोटी जगह से थे, हमें शायद एक्सपोजर ना मिलता। मुझे नहीं पता चलता है एक छोटी जगह पर शायद कि हार्वर्ड होता क्या है, कैसे हार्वर्ड में जाते हैं, तो शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में वो माहौल मिला, विच इज नॉट ट्रू नाउ। आज की जनरेशन के पास गूगल है, आज की जनरेशन के पास वो सारी जानकारियां हैं, उसके लिए उन्हें इंजीनियरिंग का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। पिछली जनरेशन के इंजीनियर्स बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं। क्यों? क्योंकि वो 10th के बाद ही इंटेलिजेंट थे। तो इंजीनियरिंग और नो इंजीनियरिंग, उनको ऊपर जाना था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी कम थे, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुए, इसका मतलब दे वर गुड, विच इज नॉट ट्रू नाउ। नाउ अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा है फीस देने को, तो ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल सकता? सबको मिलता है, चाहे मैथ्स अच्छी है या नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये, जो बच्चे का एटीट्यूड हो आप प्लीज उसको बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का एटीट्यूड क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ह्यूमैनिटीज दिलानी चाहिए या कॉमर्स दिलाना चाहिए। उसके लिए आपके पास 3 उपाय हैं। पहला उपाय है कि आप स्वयं थोड़ी मेहनत करें, बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और समझें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेसेस क्या हैं, बच्चे की एम्बिशंस क्या हैं, बच्चा किन चीजों में अपने बाकी फ्रेंड से ज्यादा अच्छा है और किन चीजों में वो थोड़ा सा पीछे रहता है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है या आपके पास जो भी रीजन है आप खुद नहीं करना चाहते, तो दूसरा तरीका यह है कि बच्चा अपने फ्रेंड से, बच्चा अपने कलीग से, जिनके साथ वो पीयर ग्रुप है, उनसे ये बात समझने की कोशिश कर सकता है। यदि ये भी नहीं हो पाता है तो तीसरा फिर जो उपाय है वो है साइकोमेट्रिक एनालिसिस और एप्टीट्यूड एनालिसिस। उसके लिए आप जहां के भी हैं, जैसा अभी जेके जैन साहब ने बताया कि मैं पैन इंडिया के बच्चों से बात कर रहा हूं, बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के हैं। आप जहां भी रहते हैं, आपके घर के पास, आपके शहर में जो भी फेमस करियर काउंसलर्स हैं, आप उनसे बात करके एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करवा सकते हैं, एक एप्टीट्यूड एनालिसिस करवा सकते हैं, जिससे ये बात क्लियर होगी कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, फीलिंग टाइप हैं या जजिंग टाइप हैं, आपका एप्टीट्यूड में कौन से पोर्शन स्ट्रांग है और कौन से पोर्शन वीक हैं। तो इन 3 तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। बहुत जरूरी बातें हैं ये, दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी। अपने बच्चे के बारे में सारी बातें यदि आपको नहीं पता है तो आप लौकिक क्षेत्र में अपने आप को जितना भी रिच समझते हैं, मुझे लगता है वो निरर्थक है।
क्योंकि लेट मी टेल यू, आपका भविष्य आपके रुपए, पैसे, जमीन जायदाद और एफडी नहीं है, आपका भविष्य आपके बच्चे हैं। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में नहीं है तो मेरा कहना है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही बेकार है। क्योंकि प्लीज डू नॉट ट्राई टू बी रिच, ट्राई टू बी हैप्पी, एंड यू कैन ओनली बी हैप्पी व्हेन योर चिल्ड्रन आर हैप्पी टू एंड योर चिल्ड्रन आर सक्सेसफुल। तो जो कुछ भी आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज डू इट। बच्चे जो खास तौर से अभी 12th से बाहर निकले हैं, यदि आप एक दिन 1 घंटा भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप अपनी जीवन में सफल होने के परसेंटेजेस को कम करते जा रहे हो। क्योंकि ये जो 12th के एग्जाम के तुरंत बाद का टाइम है, ये आपका फाउंडेशन टाइम है। यदि इस समय को आपने सीरियसली नहीं लिया तो प्लीज अंडरस्टैंड, समय आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो ये समय सबसे अच्छा समय है जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करें। क्योंकि 12th के एग्जाम जो कैंसिल हुए हैं उसमें जो भी इवैल्यूएशन 40-30-30 में होना है वो होना है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप रोज रोज उसको पढ़ोगे, रोज पेपर पढ़ोगे, रोज गूगल करोगे, रोज टीवी देखोगे, उससे आपको कोई 1 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। आप फोन लगा के अपने 100 फ्रेंड से इस बात पर चर्चा करोगे कि ये कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ये नहीं होता तो मैं ये कर देता, 12th का एग्जाम हो जाता तो मैं फोड़ देता। अब वो फोड़ा फाड़ी छोड़ दो, अब जो फोड़ना है वो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ो तो कोई बात होगी, है ना। जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस एग्जाम अभी इसी वीक आने वाली है जिसकी खबर, वो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। आप प्लीज पेपर और पेन ले लें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आई एम गिविंग यू 1 minute पॉज हियर, प्लीज टेक पेपर एंड पेन सो दैट आई एम शोइंग यू समथिंग, आई एम सेंडिंग यू समथिंग। सबसे पहले आपको लिखना है NIRF रैंकिंग, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर पेरेंट को भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं पता है तो आपको ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हर तरह के भ्रमजाल फैलाकर आपके दिमाग को कब्जा कर लेंगे, और आप स्वयं भी सोचेंगे कि ये बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा अच्छी हैं, और आप लोगों को भी बताएंगे। तो खासतौर से जो JK जैन साहब हैं और जो भी सभी लोग इस तरह के हैं जिनसे और भी लोग पूछते रहते हैं कि हम क्या कराएं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि भले ही उनके घर में इस तरह के बच्चे ना हो, पर सामाजिक तौर पर मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर NIRF रैंकिंग देखें। तो ये NIRF, N is for नेशनल, I is for इंडिया, R is for राजस्थान एंड F is for फेडरेशन और फरीदाबाद। NIRF रैंकिंग आप गूगल पर डालेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आपको पूरे हर कॉलेज के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, PDF डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप जरूर देखें। आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा कि यार हम तो सोचते थे पता नहीं कितनी महंगी महंगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत टॉप पर होना चाहिए, यहाँ तो उनका नंबर ही नहीं दिख रहा है। हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी को आप टॉप में समझते थे वो आपको बहुत मुश्किल से ढूंढनी पड़े कि वो है कहां पर। तो आई एम श्योर दैट वुड बी ग्रेट। अब हम देखते हैं कि जो टॉप 20 NIRF रैंकिंग है उसमें से जो 12 कॉलेज हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी में हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत ही सस्ते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छी टीचिंग है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम कहां पर है, कोई उनके बारे में पढ़ाई करना नहीं चाहता क्योंकि उससे किसी को पैसा नहीं मिलता। यदि मैं यहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तारीफ करूं तो शायद मुझे कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तारीफ करके किसी को कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए सिर्फ जहां पर कोई आपको अपना समझे, कोई अपना भतीजा समझे, कोई अपना भांजा समझे, कोई अपने समाज का बच्चा समझे, तभी आपको ये जानकारी मिलेगी, वरना अननेसेसरली कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई सोशल प्लेटफॉर्म्स आर सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब हम यहां पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, मेरा प्रोफेशन है, मुझे उनकी तारीफ भी करनी पड़ती है, उन्हीं का प्लेटफॉर्म होता है ना। तो मैं भी आपको क्लियर बता दूं, नहीं तो कल आप मुझे पकड़ लो कि रितेश जी आप उस दिन तो ऐसा बोल रहे थे, अब मैंने आपको ये सो एंड सो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे देखा, भैया पापी पेट का सवाल है ना। तो वहां जाके झूठ तो मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन हाँ वहां पर जाके उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। लेकिन ये सोशल प्लेटफॉर्म है, अपने ही समाज के सारे बच्चे हैं, तो इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि समाज इस तरह के प्रोग्राम नहीं देगी तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बच्चे को फिर ऐसी करियर काउंसलिंग्स में जाना पड़ेगा जहां पर बच्चे को पे नहीं करना,
लेकिन उस बच्चे के लिए कॉलेज पे कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत अंतर होगा। हो सकता है आप मेरी ही करियर काउंसलिंग ज्वाइन करें, लेकिन किसी दूसरे कॉलेज से स्पॉन्सर वाली ज्वाइन करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो उनके बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा। मैं इस तरह से जो आपको अभी शब्द बोल रहा हूं वहां पर नहीं बोल पाऊंगा, राइट? ओके, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो हो सकता है आपने सुना हुआ हो कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका तो कट ऑफ ही 100% होता है। यानी लास्ट ईयर 3 ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिनके 400 में से 400 नंबर नहीं थे। यानी यदि आपके 400 में से 399 नंबर थे तो आपको एसआरसीसी में एडमिशन नहीं मिल सकता था, आपको लेडी श्रीराम में एडमिशन नहीं मिल पाया, आपको मिरांडा हाउस में एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि इन तीनों के काफी सारे कोर्सेज का कट ऑफ ही 100% था। तो इस वजह से भी कई बार बच्चे हट जाते हैं कि नहीं यार अब ये इतनी 100% मतलब हद है यार, 399 भी नहीं चलेगा। तो कई बार ऐसा सोच के लोग हट जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस बार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में 50% वेटेज मेरिट का होगा और 50% वेटेज CUCET का होगा। तो आप दूसरा शब्द जो लिखेंगे NIRF के बाद वो आप लिखेंगे CUCET। ये CUCET का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब हम चलते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्या। वैसे तो ये 10 साल पुराना टेस्ट है, पिछले 10 साल से किया जा रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से सिर्फ ये 14 यूनिवर्सिटीज के लिए किया जाता था और वो 14 यूनिवर्सिटीज लगभग साउथ में या मिडिल इंडिया में ज्यादा पॉपुलर थी, नॉर्थ में नहीं थी। तो इसीलिए नॉर्थ के बच्चों ने शायद इसका नाम बिल्कुल नहीं सुना। जो बच्चे साउथ या MP या बिहार से आए हैं उन्होंने आई एम श्योर ये नाम सुना होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बच्चों ने दिल्ली या दिल्ली के अराउंड बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा। इस साल से सारी की सारी 41 यूनिवर्सिटीज जिनमें ग्रेजुएशन है, आउट ऑफ 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 41 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें UG कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी इस बार CUCET के थ्रू अपनी सीट्स भरेंगी। यानी यदि आपके पास आप मीडियोकर स्टूडेंट हैं, आपके ओवरऑल 80% आने वाले हैं, 85 आने वाले हैं, 72 आने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप भी SRCC जा सकते हो इस साल, क्योंकि ये 50% का मामला हुआ ना, बाकी 50% अभी बाकी है। और उस 50% के लिए यदि आप आज से तैयारी करना शुरू कर दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं और कुछ बेटर हमारे पास है भी नहीं, हम CUCET की तैयारी करते हैं, और जो ऑप्शन है वो तो हमारे पास है ही ना, वो तो आपसे कोई छीन नहीं रहा। कोई ये थोड़ी कहेगा आपने CUCET की तैयारी क्यों की, अब हम आपको मेरिट पर नहीं लेंगे, राइट? वो तो जो है सो है। अब CUCET में आता क्या है, तो अब मैं आपको लिखवाऊंगा 4 सेक्शंस के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप CUCET की तैयारी करें या ना करें, ये चारों आपके लिए जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख लीजिए, पहला है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये मैं आपको होती क्या है बाद में समझाता हूं, पहले मैं लिखवा दूं। दूसरा है वर्बल एबिलिटी। तीसरा है लॉजिकल एबिलिटी और चौथा है जनरल अवेयरनेस। ये 4 ऐसी एबिलिटीज हैं जो सभी को चाहिए। यानी ना केवल सिर्फ CUCET, बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लेगा तो अगर वो IAS का एग्जाम देगा तो उसका पहला पेपर होगा CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें ये चारों आएंगे। यदि बच्चा IIM में जाना चाहेगा तो कैट का एग्जाम देगा, उस कैट में जीके को छोड़ के बाकी 3 आएंगे, क्योंकि जीके इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के समय चेक हो जाएगा, तो उसमें भी यही चारों चाहिए। यदि आप बैंक के एग्जाम देना चाहते हैं तो बैंक PO और बैंक क्लरिकल, उन दोनों में यही आएंगे चारों। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेट्रो ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं, PSUs ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी में यही चारों आएंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे, जो आप पढ़ेंगे 3 साल 4 साल वो नहीं पूछेगा। यदि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो आपके यहाँ जो कैंपस प्लेसमेंट आएगा उसमें कंपनीज इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ना पूछ के ये चारों पूछेगी, तो कैंपस रिक्रूटमेंट में भी यही काम आएगा। यानी आप कुछ भी कर लें, इन चारों चीजों से आप नहीं बच सकते। तो इन चारों को पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के बाद? बिल्कुल नहीं।
इन चारों का सबसे अच्छा पढ़ने का समय अभी है फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, यू हैव नथिंग बेटर टू डू। नंबर 2, कॉलेज एज में बच्चा जाता है बिगड़ने के लिए। अच्छा कॉलेज है तो थोड़ा कम बिगड़ता है, खराब कॉलेज है तो थोड़ा ज्यादा बिगड़ता है। सवाल ये है कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, छोटे बड़े बूढ़े जो भी हैं, आप सभी एकेडमिकली सबसे अच्छे थे 12th में या 12th के जस्ट बाद। उसके बाद से आपका ग्राफ कमजोर हुआ है, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन। तो जो हमारी पढ़ने की, समझने की, याद करने की, मेमोरी की जो क्षमता है वो अब घटने वाली है। तो सबसे अच्छा समय, सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है वो 12th की इमीडिएटली बाद है, क्योंकि अभी आप पढ़ सकते हैं, आपकी मेमोरी आपका साथ देगी, आपका कंसंट्रेशन आपका साथ देगा, आपका सिटिंग आवर बहुत अच्छा है, जो धीरे धीरे 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको बाहर से एमबीए करना है, जीमैट लिखना है, यही सारे आएंगे। अगर आपको बाहर से एमएस करना है तो आपको जीआरई देना है, यही चारों आएंगे। आप ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, सेट का एग्जाम दोगे, यही चारों आएंगे। सो इन शॉर्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, दीज 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू यू, एंड द गुड थिंग इज दीज 4 आर द एब्सोल्यूट सिलेबस ऑफ CUCET। यानी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसलिए ये सारी चीजें पढ़ो क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद काम आएंगी, नहीं। अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया मिलिया, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं विच आर फंडेड बाय गवर्नमेंट, इसीलिए उनकी जो फीस है वो किसी की 3,000 रुपए साल है, 5,000 रुपए साल है, 8,000 रुपए साल है, और हॉस्टल भी बहुत सस्ता है। जितना शायद पेरेंट्स का खर्चा घर में बच्चे को पालने में हो जाता है, उससे कम में कहीं उसका हॉस्टल का खर्चा है। तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा सही तरीके से सही चीज की तैयारी करता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है फाइनेंशियल। आपका बच्चा कितनी भी एकेडमिक हाइट्स को पा सकता है बिना आपके फाइनेंशियली परेशान हुए। तो अब हम आते हैं कि इन चीजों की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है, इसमें 50% सिलेबस होता है या 70 to 80% सिलेबस होता है क्लास 8th तक की मैथ्स। जी हां, 8वीं कक्षा तक की मैथ्स जो है वो 70 से 80% सिलेबस कवर करती है, और 9th और 10th की मैथ्स बचा हुआ सिलेबस कवर करती है। यानी यदि आप 10th तक की मैथ्स में अच्छे हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं नंबर 2, विच इज वर्बल एबिलिटी। यदि मैं आपको थोड़े से कॉमन टॉपिक्स भी बता दूं, बच्चे भी लिख रहे होंगे यहाँ पर पेरेंट्स के साथ, तो जो बच्चे लिख रहे हैं वो नोट कर लें अगर चाहें तो, कि ये जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है कि 80% 8th का है और बाकी 10th का है, तो ये है क्या। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CUCET और बाकी सारे एग्जाम्स में, वो हैं, आप लिखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, numbers and geometry. These are the most important chapters of CUCET and all other entrance exam syllabus. नंबर 2 पर हम चलते हैं, वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी हमने किसको कहा? कक्षा 10 तक के बच्चे की इंग्लिश। कक्षा 10 तक के बच्चे की इंग्लिश को हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी। हालांकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जनरली 8th तक की सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने 10th इसलिए बोला कि कोई भी बोर्ड ले लो आप, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, उड़िया मीडियम, कोई भी ले लीजिए आप, 10th तक की मैथ्स में सब कुछ वो कवर हो जाता है। आता क्या क्या है आप वो लिखिए। लगभग आधे से ज्यादा प्रश्न जो हैं वो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो आप स्कूल में अनसीन पैसेजेस पढ़ते थे, लगभग वही है, थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी लेवल के साथ। यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा बड़ा सा, आपको वो पढ़ना है, उस पैराग्राफ में दिए हुई बातों में से वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो यदि आप उस पैराग्राफ को पढ़ के अच्छे से समझ गए हैं तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आता है ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैराजंबल्स। पैराजंबल्स मतलब एक पैराग्राफ के में यदि 4 सेंटेंसेस हैं तो
तो उनको अलग अलग कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना, पहले को एंड में कर देते हैं, एंड वाले को बीच में कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि बताओ सही सीक्वेंस क्या होगा, CABD होगा या BDCA होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पैरा जंबल्स। तो ये हुआ हमारा वर्बल एबिलिटी का सिलेबस। अब वर्बल एबिलिटी के सिलेबस के बाद हम तीसरा आते हैं लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे हमारा लॉजिक कैसा है, कैसे जानते हैं वो हमारा लॉजिक कैसा है। तो पहले इसमें आते हैं आपके मामा के चाचा की बेटी का बेटा मेरा कौन हुआ, ब्लड रिलेशन। दूसरा चैप्टर आप लिख सकते हैं, इसमें आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 है, 4 है, 8 है, अगला क्या होगा। तीसरा इसमें आता है एनोलॉजी, बस का ड्राइवर होता है तो तांगे का कौन होगा, है ना, काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एनोलॉजी क्वेश्चंस। सिमिलरली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, इसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स होंगे और वो पूछेगा कि बताओ इसमें हेड लगाया तो हेड सही था क्या, हेड की जगह इज तो नहीं आएगा, इसकी जगह वर तो नहीं आएगा, है ना। तो ये ग्रामेटिकली वो आपको फिल इन द ब्लैंक पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, है ना। इन सब में क्या चेक होगा, आपकी ग्रामर चेक होगी। और जो मैंने आपको बताया पैराग्राफ जंबल्स, जिसमें वो एक पैराग्राफ को अलग अलग लाइनों में कर देंगे, ये आपकी ओवरऑल हो गई। सॉरी, ये मैं मिक्स कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी। सो लॉजिकल रीजनिंग में हमने लिया एनोलॉजी लिया था। एनोलॉजी के बाद हम चलते हैं लास्ट पर, फोर्थ सेक्शन पर। फोर्थ सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब है जनरली बीइंग अवेयर अबाउट एवरीथिंग। अब इसमें दो तरह की क्वेश्चंस आते हैं, एक तो होते हैं करंट अफेयर्स और एक होते हैं जो फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो फिक्स्ड में क्या क्या आता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। फिक्स्ड में आपसे सब कुछ वो पूछा जा सकता है जो भारत में कितनी नदियां हैं, कौन सी सबसे लंबी नदी है, कितने पहाड़ हैं, कौन सा सबसे ऊंचा पहाड़ है, किस राज्य की राजधानी कौन सी है, कहाँ का मुख्यमंत्री कौन सा है। तो एक तो ये स्टैटिक जीके हुआ, और दूसरा करंट अफेयर्स हुआ। करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि अभी किसको कौन सा सम्मान मिला है, किसको पद्मश्री मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, किस कंपनी में किस नए CEO ने ज्वाइन किया है ना, किस कंपनी को अभी सबसे ज्यादा बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट अमाउंट मिला है, कौन सी इंडिया की कंपनी अभी यूनिकॉर्न से डेकाकॉर्न बन गई है, so kind of stuff where you are aware about your surroundings, what is happening। तो ये चार चीजें हैं, और मुझे लगता है कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना भी कहीं ना कहीं इन्हीं चारों से तो जाना जाता है। हम ये थोड़ी देखते हैं कि सामने वाले की अकाउंटिंग कितनी अच्छी है, या उसको फिजिक्स कितनी अच्छी आती है, या उसकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। हम कैसे जज करते हैं कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, कोई अपनी डिग्री गले में लटका के तो नहीं घूमता ना। हम ये जज करते हैं कि अगर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो शायद वो बहुत पढ़ा लिखा है, या अगर उसको अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, उसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, नंबर जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेचारा अनपढ़ है, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो। अरे ऐसे समझो यार, यदि आपके पापा को यह पता चल जाए कि आपकी कॉलोनी की ग्रोसरी शॉप ओनर ने आपको 1 रुपए से ठग लिया कैलकुलेशन में, तो आपके पापा को दुख होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? 1 रुपए का होगा, या पूरी जिंदगी में जितना तुम्हारी एजुकेशन पर खर्च कर दिया। यानी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके नंबर्स न्यूमेरिकल अच्छे हैं, है ना, आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू आर जनरली अवेयर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी यू नो, और आपका लॉजिक अच्छा है। तो यार ये चारों चीजें क्या हैं? ये चारों चीजें हमारी एजुकेशन व्यवस्था में जो लूप होल्स रह गए हैं वो हैं। तो क्योंकि अगर आप 12th पास कर चुके हैं या करने वाले हैं तो भैया बाकी एजुकेशन तो हो गई दिखाने वाली, लेकिन जो कमी रह गई उसको अभी आप CUCET की तैयारी करके पूरी कर लें, राइट। बहुत सारी बुक्स इसके लिए अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स अच्छी हैं जो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं। इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक बुक ले लें विच इज वर्ड पावर मेड इजी। किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, और राइटर का नाम है नॉर्मन लेविस, NORMAN, नॉर्मन LEVIS, लेविस। ये वोकेबलरी के लिए बहुत अच्छी बुक है और मुझे लगता है हर बच्चे के पास होनी चाहिए। लगभग 120 या 130 रुपए की मिलती है। आप Amazon से, स्नैपडील से, जो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और लगभग हर बुक्स की दुकान पर ये बुक मिलती है। दूसरी जो बुक है वो शायद आपके पास होगी, ग्रामर की बुक है विच इज हाई स्कूल ग्रामर बाय रैन एंड मार्टिन। रैन की स्पेलिंग है WREN, रैन, MARTIN, मार्टिन, रैन एंड मार्टिन।
हो सके तो आप ये हिंदी न्यूज़पेपर ना पढ़ें, हो सके तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स भी ना पढ़ें, हो सके तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि आपका ध्यान लोकल, अननेसेसरली लोकल पॉलिटिकल न्यूज से हटके इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज पर पहुंच जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाईली द हिंदू। उससे आपकी इंग्लिश भी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत सारी इंग्लिश की गलतियां मिलती रहती हैं। तो अगर आप हिंदू पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी और आपका जीके भी अच्छा होगा। तो सभी के लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपके घर के पास स्पेसिफिकली CUCET के लिए पढ़ाता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप जहां के भी हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे CUCET कोचिंग, तो आपको कोचिंग्स मिल जाएंगी और आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं मिलती है, आप मेरी हेल्प चाहते हैं, मैं आपको अपना ईमेल आईडी अभी दे देता हूं, आप मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। कोई भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए, यदि आपको मुझसे बात भी करनी है तो आप मुझे ईमेल पर लिख दें। अगर ऐसी कोई बात होती है कि जिसमें आपसे बात करना जरूरी है, मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए, इट इज RITESH रितेश TIME@gmail.com। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आपको किसी पुस्तक की जानकारी चाहिए, किसी एग्जाम की लास्ट डेट पूछना है, किस एग्जाम में क्या आता है ये पूछना है ना, बस ये ध्यान रखें कि आपका प्रश्न ऐसा हो जिनको कम शब्दों में उत्तर दिया जा सके। बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं करता, क्यों नहीं करता अभी बता देता हूं। प्रश्न आता है, प्लीज डिस्क्राइब द करियर आफ्टर आर्ट्स। अब आप क्या चाहते हैं, मैं किताब लिख दूं, निबंध लिख दूं आपको ईमेल पर? तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे क्लियर क्वेश्चन पूछेंगे ना। आप मुझे पूछेंगे कि भाई इस एग्जाम की लास्ट डेट क्या है, मैं आपको आंसर दे दूंगा 17 जून। क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 शब्द लिखने हैं, तो मैं टालूंगा नहीं कि यार चलो मैं बाद में भेज दूंगा। अब लंबा आंसर होगा तो यार मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मैं सोचूंगा चलो बाद में दे, बाद में किसने देखा है यार बात के काम किसी से नहीं होते, राइट। तो इसलिए यदि आपका क्वेश्चन ऐसा है जो स्पेसिफिक है, जो कम शब्दों में आंसर दिया जा सकता है, तो आई विल बी हैप्पी टू, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर मी, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप किसी से भी हेल्प लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में बैठ जाता है कि अरे बिना मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अरे बाबा, हेल्प सब करते हैं, आपको हेल्प लेनी नहीं आती, आपको शब्दों का आपका चयन सही नहीं है, आपका पूछने का तरीका सही नहीं है। आपका पूछने का तरीका ये होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, क्लियर होना चाहिए, और सामने वाला कम से कम शब्दों में आंसर दे पाए तो कोई भी आपकी हेल्प करेगा। और यदि आप ऐसे शब्द पूछेंगे जिसमें आपको तो लिखना पड़ा 2 शब्द और सामने वाला लिखेगा आपको पूरा का पूरा निबंध, तो भैया दुनिया में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि आपको हेल्प लेना नहीं आता है ना। तो लर्न इट, अर्न इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। जो भी जिस भी करियर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी शायद अभिषेक जी आपके पास आएंगे जो बच्चों के चैट के क्वेश्चंस होंगे, या मेरे पास आएंगे? आपके पास आएंगे सर। मेरे पास ही आएंगे ना, ग्रेट। तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे या तो अनम्यूट होके पूछ सकते हैं विद परमिशन ऑफ अभिषेक जी, या फिर आप जो है चैट बॉक्स पर लिख के भी पूछ सकते हैं। पेरेंट्स भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है बच्चों के ही क्वेश्चन आंसर करना है। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मनीष जी पूछते हैं, सर आई वांट टू नो अबाउट इकोनॉमिक ऑनर्स एडमिशन क्राइटेरिया। देखिए मनीष जी, इकोनॉमिक ऑनर्स जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, और इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए आपको 12th तक मैथ्स होना आवश्यक है। अब वो इस बार कितना परसेंटेज मेरिट पर लेंगे, कितना CUCET पर लेंगे, वेरी सून दे विल बी कमिंग अप विद द नोटिफिकेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो क्या। लेकिन हाँ, 2 चीजें पक्की हैं, देयर वुड बी सम पोर्शन ऑन मेरिट एंड सम पोर्शन ऑन CUCET एग्जाम। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUCET एग्जाम, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक से फॉर्म आ जाए और आपको लगे कि यार ये तो इन्होंने पहले से बताया नहीं, आज बता रहे हैं 15 दिन बाद एग्जाम है, हाउ आई एम सपोज टू प्रिपेयर। तो यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर आफ्टर नोटिफिकेशन, यू शुड प्रिपेयर नाउ। सार्थक जैन पूछते हैं, वांट टू परस्यू करियर इन बैंकिंग बट विद यूजी, विच यूजी टू चूज। देखिए बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, इट शुड बी UGC रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन, दैट्स ऑल।
इसके बाद फर्क किस पर पड़ता है? अब सवाल है प्राइवेट बैंक या अपने जो गवर्नमेंट बैंक है। यदि हम सरकारी बैंकों की बात करते हैं तो सिर्फ दो तरीके से मेजरली रिक्रूटमेंट होते हैं, विच इज एज अ पीओ एंड एज अ क्लर्क। फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स इट इज सेम क्राइटेरिया। फॉर क्लरिकल इज ऑल्सो ग्रेजुएशन, पीओ इज ऑल्सो ग्रेजुएशन। द ओनली डिफरेंस इज यदि आप पीओ वाला एग्जाम क्रैक करोगे तो आप सीधे पीओ बनोगे, है ना, आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन करोगे। और अगर आप क्लरिकल वाला लोगे तो आप क्लर्क या कैशियर से ज्वाइन करोगे। दोनों में सब्जेक्ट भी सिमिलर ही आते हैं, बस थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन का अंतर हो जाता है। जो पीओ वाला एग्जाम होता है, यानी आप ये समझो पीओ का एग्जाम इतना सिंपल है कि जितने बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं सारे बच्चे पूरा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? 2 घंटे का एग्जाम कोई 10 घंटे में पूरा करेगा, कोई 15 घंटे में पूरा करेगा। आप समझ गए? चैलेंज ये नहीं है कि क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आते हैं कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सभी कर पाएंगे। जो भी उस क्वेश्चन पेपर को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम सॉल्व कर लेगा, ओनली ही वुड गेट सेलेक्टेड। तो यहां पर टाइम कंजम्पशन की लड़ाई है। सारे एप्टीट्यूड एग्जाम में यही है, चाहे सीयूसीटी हो, चाहे कैट हो, चाहे बैंक हो, इन सब में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते। मैंने आपको बताया ना, कुछ 8 तक के आते हैं, कुछ 10 तक के आते हैं। 10th की बात का कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसीलिए नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज स्पीड। वांट टू परस्यू करियर, ये तो मैंने पढ़ लिया। सर फॉर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट विच इज बेस्ट, विजुअल आर्ट और फाइन आर्ट? फाइन आर्ट इज बेटर। अगर आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। फाइन आर्ट्स के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं, लेकिन आपको इसके लिए सीयूसीटी की तैयारी करनी पड़ेगी। एंड विच हायर पोजीशन इज बेस्ट? यार जितनी हायर होगी उतनी बेस्ट होगी। आप बैंक के एमडी बनो। हम तो आपको बैंकर्स फोरम में आप आए हो और आप ये पूछ रहे हो, तो हम तो आपको यही गुड विशेष देंगे, है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने भी एमडीज होते हैं या जितने भी एजीएम्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने भी लगभग सभी ने या पीओ से या क्लरिकल से ही शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो जाके एमडी बन गए। तो या तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पीओ से की है, या कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लरिकल से की है ना। अब कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे लगता है अगर आपको एमडी तक जाना है तो इट इज बेटर कि आप पीओ की तरह ज्वाइन करें। पहले लोग 12th के बाद ज्वाइन कर लेते थे, कम उम्र में ज्वाइन कर लेते थे, तो जल्दी बाय द टाइम्स लोग पीओ बन के आते थे, तब तक वो भी जेओ बन जाते थे या एसओ बन जाते थे, डिपेंडिंग ऑन द बैंक। पाटनी रिया जैन पूछते हैं, सर स्टडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक फॉर ऑल एग्जाम्स इज इनफ? नहीं, इनफ मतलब क्या है? इनफ मतलब नॉलेज के लिए इनफ है। इनफ तो आपके पास अभी भी है। सवाल ये है कि आप कितने फास्ट हो जाते हैं, वो बात है। यानी आपको, आप ये समझिए, कोई भी एग्जाम आपको मिनट नहीं देता, सेकंड देता है। तो आपको एक क्वेश्चन 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, 32 सेकंड में सॉल्व करना है। तो यदि आप ये पूछ रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक से आप क्वेश्चन सीख लोगे, यस। स्पीड आ जाएगी, नो, क्योंकि स्पीड बुक पर डिपेंड नहीं करेगी, आप पर डिपेंड करेगी या आपके मेथड पर डिपेंड करेगी, है ना, कि आप किस मेथड से आप कर रहे हैं। अब आप हर चीज में एक्स मानेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। वंशिका जैन पूछते हैं, सजेस्ट सम कॉलेजेस फॉर बीबीए अदर देन डीयू एंड आईपी? अरे डीयू और आईपी तो बहुत पीछे आते हैं बाबा बीबीए के लिए। देखो, अगर आपको बीबीए करना है तो बीबीए करने का बहुत सेंस नहीं है आज। या तो आप बीकॉम करो, या फिर आप सीधे 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए करो। बीकॉम से, बीच के बीबीए से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीबीए से क्या नुकसान होगा? बीबीए से नुकसान ये होगा कि आपके बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं आगे के, वो कट हो जाएंगे, है ना। आप बीबीए के बाद आप एमकॉम नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी जो अलग निकल जाएंगी, फायदा कुछ भी नहीं है। आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए तो कोई भी कर सकता है, वो बीबीए वाला भी करेगा, बीएससी वाला भी करेगा, तो आपका फायदा क्या हुआ बीबीए करके? कुछ नहीं। तो यदि आपका बीबीए में इंटरेस्ट है तो मेरा सजेशन है आप सबसे पहले प्रिपरेशन करो आईआईएम्स की। अब आईआईएम्स 2 तरह के हैं। एक तो है आईआईएम इंदौर, जो आपको देता है एक 5 साल का कोर्स विच इज कॉल्ड आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके पास 12th तक मैथ्स थी और इसमें 11 to 12th की मैथ्स आती है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। अब हम आते हैं बाकी के नए आईआईएम पर जिनमें आईपीएम का कोर्स है। वो 4 ऐसे नए आईआईएम हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक, जिसको अभी 3-4 साल ही हुए। सेकंड और नया है विच इज जम्मू, थर्ड है रांची, और फोर्थ है बोधगया। ये 4 आईआईएम ऐसे हैं जिनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है जेआईपी मैट। तो जेआईपी मैट में जो सिलेबस है वो बिल्कुल सीयूसीटी का सिलेबस है, जो मैंने आपको अभी कहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th तक की मैथ्स आती है। तो कोई भी बच्चा, चाहे उसके पास मैथ्स थी या नहीं थी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, कोई भी बच्चा सीयूसीटी के साथ साथ जीआईपी मैट की भी तैयारी कर सकता है
और वो डायरेक्टली IIM जा सकता है, जहां पर उसको 5 साल बाद बाकी कैट से जो बच्चे जाएंगे उनके साथ MBA की डिग्री मिलेगी, और वन ऑफ द बेस्ट 2 करोड़ तक का प्लेसमेंट आपका जनरली IIM में होता है, 2 करोड़ पर ईयर। सजेस्ट सम कॉलेजेस फॉर BBA, ये हो गया। प्लीज शेयर योर एड्रेस एंड फोन नंबर फॉर CUCET कोचिंग। देखिए, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आप जिस भी शहर में रहते हैं, आपको कोचिंग की जानकारी, आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। मेरा जो ईमेल आईडी है वो है riteshtain@gmail.com। मैं ट्राई करता हूं, शायद मैं एवरीवन पे लिख सकता हूं। मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा तो मेरे पास इतने सारे कॉल आएंगे कि मैं आपका भी नहीं उठा पाऊंगा, किसी का भी नहीं उठा पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए आई प्रेफर गिविंग यू ईमेल आईडी। तो डेफिनेटली मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप अगर ईमेल आईडी में मुझे अपना नंबर देंगे तो। फॉर सिविल सर्विसेज विच UG कोर्स इज हेल्पफुल। देखिए, सिविल सर्विसेज में वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। यानी आप देखिए, मोस्ट ऑफ द IITians वुड आल्सो गो फॉर ह्यूमैनिटीज कोर्सेज। तो अगर आपका बहुत ही क्लियर है कि आपका सिविल सर्विसेज में जाने का मन है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजीनियरिंग के बाद आप जा सकते हो, मेडिकल के बाद आप जा सकते हो, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप जा सकते हो। कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो अवॉइड करना चाहिए, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है जो ऑप्शनल लिस्ट है हमारी सब्जेक्ट की उसमें, लेकिन बाकी लगभग सारी ब्रांचेज हैं। तो फिलहाल अगर आपने पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, तो आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, सिविक्स ले लो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो GS भी कवर करते हैं, और अगर आप इनको एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लोगे तो आपके दोनों काम एक से ही हो जाएंगे, और आप पूरे ग्रेजुएशन में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। सर, हाउ कैन वी गेट अ एप्टीट्यूड टेस्ट नाउ? देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट अभी देने के लिए आप या तो किसी आपके आसपास जो संस्था हो, क्योंकि अभी तो सारा बंद है वैसे तो, जैसे ही खुलेगा उसके बाद आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, और या फिर आप व्हाट एल्स, अदरवाइज आप जो एग्जाम्स होते हैं, CUCET का एग्जाम अपने आप में एप्टीट्यूड टेस्ट है, GIP MET का एग्जाम अपने आप में एप्टीट्यूड टेस्ट है, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बैंक का एग्जाम अपने आप में एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आप वो सारे टेस्ट भी देंगे तो भी आपको पूरा एनालिसिस मिल सकता है। आयुषी जैन लिखते हैं, सर काइंडली गाइड हाउ टू डिसाइड विच ब्रांच टू चूज फॉर बीटेक। देखिए, बीटेक की ब्रांच भी बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूं। देखो, हमें कहां पहुंचना है इसका सबसे पहले इल्म होना चाहिए, हमें रास्ते नहीं देखना चाहिए। क्या हम, यदि मुझे दिल्ली जाना है तो क्या मैं आपसे ये पूछूंगा, भाई साहब बताना सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? अरे भैया, रास्ता कौन सा अच्छा है ये नहीं पूछते, ये पूछते हैं भाई साहब दिल्ली कौन सा रास्ता जाता है। क्योंकि अगर आप सबसे अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं गड्ढे आएंगे और आप यूटर्न लेके वापस आ जाएंगे। तो रास्ते को छोड़िए, मंजिल के बारे में सोचिए। आपको सबसे पहले, सभी बच्चों को करियर काउंसलिंग में सबसे पहले जो मैं पूछता हूं, कोई मुझसे 1-to-1 करियर काउंसलिंग के लिए आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता हूं मैं, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि भैया ये बताओ, लाइफ में करना क्या चाहते हो? अपना बिजनेस करना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, या कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हो? यहां से धीरे धीरे क्वेश्चनिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं पूछता आपको मैथ्स अच्छी लगती है, बायो अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है। अच्छा लगने से क्या होता है यार? सवाल ये डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या खाना है। सवाल ये एम क्या है। अगर दिल्ली जाना है तो यार अच्छा रोड होगा तो भी जाना है, खराब रोड होगा तो भी जाना है, एयर टिकट मिलेगी तो जाना है, रेलवे टिकट मिलेगी तो जाना है, वरना आपको पता है लॉकडाउन के समय लोग सिर पे सामान रख के पैदल भी निकल लिए। तो सवाल ये है कि डेस्टिनेशन पहुंचना कहां है, वो आपको बताएगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेना चाहिए। ऐसी कोई यूबिक्विटस ब्रांच नहीं है कि एक ब्रांच दूसरे से अच्छी हो। सर, क्लर्क की प्रिपरेशन कहां से करना बेस्ट होगा? देखिए, क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की बुक्स मैंने आपको बताई दी है, आप क्वांट की बुक्स कोई सी भी ले लो। अगर आपके घर के पास कोई भी ऐसी कोचिंग है, कोचिंग से 2 फायदे आपको होंगे। एक तो आपका थोड़ा सा शेड्यूल बेटर हो जाएगा, है ना, और दूसरा आपको गाइडेंस पूरा मिल जाएगा, क्या मटेरियल है स्पेसिफिक, और तीसरा आपके पीयर ग्रुप से कंपटीशन भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी हो। हालांकि बैंक क्लरिकल की कोचिंग बहुत महंगी नहीं होती, इसीलिए यहां मैंने स्ट्रेट अवे आपको सजेस्ट कर दिया। लेकिन हमेशा कोचिंग की जरूरत भी उन्हीं को होती है जिनके पास अफोर्डेबिलिटी होती है, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना, उसको पता है वो थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो वो अपने पेरेंट्स का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर सकता है, वो अपने घर का तरीका चेंज कर सकता है, वो जिस घर में रहता है वो घर चेंज कर सकता है। तो ये जो मोटिवेशन है बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, इसके सामने कोई कोचिंग का मोटिवेशन बड़ा नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली हु आर रिच,
अनफॉर्चुनेटली हु हैव एवरीथिंग एट देयर होम, तो उन बेचारों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है ना, वो कितना भी पढ़ लें, उनके पिताजी का रहन सहन चेंज नहीं कर सकते, अपना घर चेंज नहीं कर सकते, अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। उन बेचारे पुअर लोगों के लिए कोचिंग बहुत जरूरी होती है, राइट? सो इट इज जस्ट बिकॉज if you have affordability then only coaching is meaningful, otherwise don't worry about it, you don't need it. So आगे चलते हैं सर। is MBA good option after BCA? हाँ, BCA के बाद MCA बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। and college is good, अच्छा कौन सा कॉलेज? मैंने आपको NIRF रैंकिंग बताया ना, आप उसको चेक करो। सबसे अच्छे IIMs हैं, IIMs के बाद FMS है, XLR है, जमशेदपुर है, SP जैन मुंबई है, नारसी मोहनजी मुंबई है, सिम्बायोसिस है, देयर आर सो बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। IITs हैं, IITs के MBA अपने आप में बहुत अच्छे हैं। निटी मुंबई है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये आपको NIRF रैंकिंग अगर आप जाएंगे, मेरा सजेशन है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ना चेक करें। वो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जिसके जितने ज्यादा ऐड होंगे उसको वो जनरली आगे देते हैं। मैं बहुत समय से कोचिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूं, तो इसीलिए मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूं। आप किसी भी मैगजीन में देखोगे आपको वही ऐड दिखेंगे, उन्हीं कॉलेजेस का ज्यादा दबदबा दिखेगा जो ज्यादा ऐड देते हैं। सेम विद न्यूज़पेपर। तो इसलिए गवर्नमेंट की NIRF की रैंकिंग ही आप देखें, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। व्हाट आर ह्यूमैनिटीज कोर्सेज? देखिए ह्यूमैनिटीज कोर्सेज का मतलब होता है बेसिकली BA, जहां आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से जो आप करते हैं, हालांकि अब बहुत ज्यादा इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, अभी लिबरल आर्ट्स भी शुरू हो गया है। एक दिल्ली में बहुत अच्छा कॉलेज है CIC, हम लोगों ने नाम सुना होगा। इस कॉलेज में विशेषता ये है कि 3 साल के कोर्स में एक सेमेस्टर आप IIT में पढ़ते हैं, एक सेमेस्टर आप DU के आर्ट्स वाले कॉलेज में पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ कॉमर्स पढ़ाते हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगले साल से और बहुत सारे कॉलेजेस में इस तरह की आपको सुविधा मिल जाए जहां पर आप मिक्स पढ़ सकते हैं, राइट? जहां पर आपके साथ इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये जमाना अब धीरे धीरे आ गया है, 1-2 साल में पूरी तरह से इंडिया में ये आ जाएगा। सो एज ऑफ नाउ ह्यूमैनिटीज कोर्सेज का यहां पर मतलब है BA फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। सर काइंडली गाइड हाउ टू डिसाइड विच ब्रांच टू चूज इन BTech। ये मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यही लगाना पड़ेगा कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो और क्यों BTech कर रहे हो। Just because your parents are saying, because your brother is a BTech, आपके चाचा ने किया था, मामा ने किया था, please don't do it, don't go for it. Jay Janine sir, what are scholarship exam in which we can participate after class 10th? देखो आफ्टर क्लास 10th चूंकि स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसीलिए बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स हैं। 12th के बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। One more thing for scholarships you can do is you can search me on Facebook. I'm available with Ritesh Jain A, Ritesh Jain B, Ritesh Jain C. 5000 का रिस्ट्रिक्शन होता है, इसीलिए बहुत सारे आईडी हैं अलग अलग। आप किसी पर भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं स्कॉलरशिप और एडमिशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो मैं एक बार में पूरे ग्रुप को भेज देता हूँ। तो आप मुझे वहां पर सब्सक्राइब कर लें। उसमें मेरा स्कॉलरशिप के जो भी स्कॉलरशिप आती है मैं सभी की जानकारी उसमें डालता हूँ, और काफी सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। पार्डन मी अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे हैं? ओके, नेक्स्ट है डेट ऑफ एंट्रेंस ऑफ DU एंड IP। देखिए DU एंड IP का वंशिका जो है वो अभी आने वाला है, अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ये आउट हो जाएगा, और इतना हल्ला होगा कि आपको पता चल ही जाएगा। सारे न्यूज़पेपर्स, TV चैनल्स, एवरीवन विल गो गागा अबाउट CUCT as soon as the notification is out. I want to become a scientist. देखो भैया, साइंटिस्ट अगर बनना है तो BTech करने से अच्छा है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन इंडिया में है वो है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके एंट्रेंस के लिए आपको का एक गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक वो है जिसको हम कहते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। तो इसका अपना एग्जाम होता है 10th के बाद से 11th में या 12th में आप एग्जाम दे सकते हैं, और आप IISc बेंगलोर ज्वाइन कर सकते हैं। इट डजंट मैटर वेदर यू डू BTech और BSc और MSc, वर्ड से फर्क नहीं पड़ता, कहां से कर रहे हैं वो फर्क पड़ता है। तो यदि आप IISc बेंगलोर में मिलेंगे, आपको नासा भी जाने का मौका मिलेगा, बहुत सारे टॉप लेवल आपके इसरो भी आपको जाने का मौका मिलेगा, BARC का आपको मौका मिलेगा, और यहाँ से सभी जगह से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के दौरान ही। तो यदि आप किशोर वैज्ञानिक प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में भाग लेते हैं तो आपका वैज्ञानिक बनने का ड्रीम बिल्कुल पूरा होगा। सर कैन वी गो अब्रॉड बाय गिविंग ओनली
IELTS TOEFL एग्जाम, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। जिन कॉलेजेस को सिर्फ आपसे फीस चाहिए वो कॉलेजेस सिर्फ आपसे IELTS और TOEFL के नाम पे ले लेंगे, कुछ कुछ बिना उसके भी ले लेंगे है ना। और ये सारे कॉलेजेस बेचने के लिए बहुत सारे करियर काउंसलर्स, बहुत सारे एडमिशन काउंसलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन प्लीज आप उनकी बातों में ना आओ। बाहर जाने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। नंबर एक कारण है कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो जिस तरह की यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, येल में बच्चे जाते हैं, प्रिंसटन में बच्चे जाते हैं, क्योंकि उस लेवल की इंडिया में यूनिवर्सिटी नहीं है। मेक सेंस। दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि इंडिया में कंपटीशन है तो बाहर चले जाओ। इंडिया में MBBS आपसे नहीं हो रहा है, बाहर चले जाओ, डायरेक्ट एडमिशन ले लो। इन सब चीजों से मेरे ख्याल से कभी कोई फायदा होते हुए मुझे दिखा नहीं। किसी ने बहुत अच्छा करियर बनाया हो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तो भैया ये जो डायरेक्ट सो कॉल्ड बाहर के कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस मैंने ऐसे भी सुने हैं जहां का ओनर भी इंडियन है, यूएस में है, जहां का ओनर भी इंडियन है, सारी फैकल्टी भी इंडियन है, सारे बच्चे भी इंडियन है, बस कॉलेज जो है वो यूएस में है। तो क्यों जा रहे हो यार, ज्यादा पैसे हैं घर वालों के पास जो खराब करने जा रहे हो, है ना। तो किसी अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो उसके लिए आपको GRE या GMAT या सेट देना पड़ेगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि वो भी 20% ही वेटेज रखता है, बाकी 20% आपका वेटेज रखता है आपने कितने अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं NGOs के साथ, क्या आपका प्रोफाइल है, क्या आपका एकेडमिक्स है, आपके टीचर्स, या अगर आप वर्किंग हैं तो आपके बॉसेस क्या आपके बारे में कहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीजों को मिलाकर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सर इज MBA गुड ऑप्शन आफ्टर BCA, ये मैंने आपको बता दिया है। इज CUCT फॉर IIT और इट इज आफ्टर 12th? नो, इट इज आफ्टर 12th। CUCT का जो एग्जाम है ये 12th के बाद होगा इस साल, अगले साल से ये PG के लिए भी होगा, इसीलिए BA BSc BCom के बाद भी बच्चे CUCT देंगे, लेकिन इस साल नहीं है। इस साल सिर्फ UG के लिए कंपलसरी है CUCT। काइंडली टेल मी गुड कॉलेजेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो वही वाले कॉलेजेस हैं, IITs आर द बेस्ट। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन देते हैं, लेकिन जनरली IITs आर द बेस्ट। सर इज IIT इन बायोटेक गुड ऑप्शन फॉर IAS? नहीं भैया, IAS के लिए देखो नंबर 1 तो मैं बोलूंगा IITs में भी मत जाओ। जनरली अगर सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो तो ऐसे कोर्स में जाओ जहां पर आप IAS की प्रिपरेशन के लिए 3 साल तक समय दे पाओ। अगर आप IIT में जाओगे तो आप 4 साल तो भूल जाओ, आप 4 साल के बाद आप जीरो से सोचोगे। और हो सकता है अधिकतर IITians को समझ में आता है 4 साल के बाद की जो उनकी ब्रांच थी वो तो यूजफुल ही नहीं है, तो फिर 4 साल बाद वो जीरो से हिस्ट्री लेके, साइकोलॉजी लेके, संस्कृत लेके फिर जीरो से शुरू करते हैं। तो अगर आपका पक्का एम है IAS तो वो आपका IIT से बहुत ज्यादा उसका लाभ नहीं मिलने वाला, और बायोटेक से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बायोटेक सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आपको फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली IIT बायोटेक इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर वेरी श्योर दैट यू वांट टू गो फॉर IAS। सर माय JEE एग्जाम इज परसेंटाइल इज लो सो गुड कॉलेजेस आर नॉट अवेलेबल, नाउ प्राइवेट कॉलेजेस आर ओनली अवेलेबल। देखो यार, जब तक अगर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि तुम बने ही इंजीनियर बनने के लिए हो तब तो भाई ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक है अगर तुम्हारी परसेंटाइल लो है तो मुझे लगता है तुम्हारी इच्छा शक्ति भी लो ही होगी इंजीनियर बनने की, तो जबरदस्ती इंजीनियर मत बनो। लाइन बहुत लंबी है, ऑप्शंस कम है। जबकि तुम देखोगे ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में एक से एक अपॉर्चुनिटीज है, वहां बच्चे कम है। क्यों नहीं सेलेक्ट होते? ऐसा नहीं कंपनी को नहीं चाहिए, कंपनी को तो चाहिए, लेकिन कंपनी जाती है उसको अच्छे ह्यूमैनिटीज वाले मिलते नहीं, अच्छे कॉमर्स वाले मिलते नहीं। अगर आप बच्चे अच्छे हो लेकिन छुप गए हो इंजीनियरिंग वाली भीड़ में, तो क्यों इंजीनियरिंग वाली भीड़ में छुपते हो यार? तुम जाओ BSc करो, साइंस मत छोड़ो। तुम CUCT का एग्जाम दो, DU के बेस्ट कॉलेज से BSc करो, देखो आपको कितनी अच्छी कंपनीज वहां पर आएंगी, देखो कितने अच्छे जॉब ऑप्शंस उसके बाद मिलेंगे। क्यों जरूरी है कि आप बीटेक की लाइन में लग रहे हो? सो रादर देन गोइंग फॉर प्राइवेट बीटेक कॉलेजेस, I would suggest you to go for BSc. I want to become a scientist. अच्छा, ये मेरे ख्याल से अंकित शायद आप पहले भी पूछ चुके हो। आपको ISC बेंगलोर जाना चाहिए नंबर 1, प्रोवाइडेड यू गेट एडमिशन देयर। हेलो सर, आई एम नमी जैन फ्रॉम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। यस, मैं बहुत सारी करियर काउंसलिंग आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के सानिध्य में टीकमगढ़ में ले चुका हूँ। सो आई नो टीकमगढ़। आई एम इन 12th क्लास। मुझे गेम्स में करियर बनाना है। काय में गेम्स खेलना चाहते हो, बनाना चाहते हो? प्लीज सजेस्ट मी। ये बहुत क्लियर नहीं लिखा है, गेम्स मतलब यहाँ स्पोर्ट्स है या कंप्यूटर गेम्स है? तो मेरे ख्याल से क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर है, लेकिन तुम्हारा नाम तुमने लिखा हुआ है एथलीट,
सॉफ्ट बॉल एथलीट नमी, हाँ तो इसका मतलब तुम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो। तो स्पोर्ट्स में करियर बिल्कुल बहुत अच्छा बना सकते हो, और स्पोर्ट्स में करियर बनाने के साथ साथ तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेजेस में कोटा भी मिलेगा, और उस कोटे से तुम्हें आगे बहुत सारा फायदा मिलेगा। लेकिन देखो सबसे अच्छा ये है, कॉलेज तो वही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छा कॉलेज स्पोर्ट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे मेडल्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में जा चुके हैं, जो नेशनल खेल चुके हैं, ऐसे बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ेंगे। तो पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ थोड़ी मेहनत अभी आपको पढ़ाई में करनी पड़ेगी, क्योंकि कोटे के बाद भी बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है डीयू में, है ना। तो कोशिश करो कि आप डीयू जा पाओ, नहीं जा पाओ तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको खूब सारे ऑप्शंस मिलेंगे स्पोर्ट्स में। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड ग्रुप एग्जाम। अब मुझे ये नहीं बताया आपने कि आप 12th में हो या आप आगे बढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में हो। अज्यूमिंग कि आप 12th में हो, तो अभी क्या करो आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स या तो खरीद दो, या सारी सॉफ्ट कॉपी आजकल डाउनलोडेबल है ना। तो आप सबसे पहले ये सारी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ डालो, तो आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको सीयूसीटी की प्रिपरेशन के लिए बताया है वो सारा प्रिपेयर कर लो, तो आपका सी सेट कवर हो जाएगा। प्रिलिमिनरी में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, सी सेट और जीएस। उसके बाद जब आप मेंस में जाते हो, और मेंस में जाने का मतलब क्या है, 10 लाख बच्चे जो अप्लाई करते हैं उसमें से 5 लाख तो एग्जाम ही देने नहीं आते, तो आप आ गए 5 लाख में। अब 5 लाख में से अगर सिर्फ आपने ये 2 पेपर अच्छे कर लिए और आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो गए, तो आप 5000 में आ जाओगे। और 5000 में आने का मतलब है कि ये सारे 5000 बच्चों का करियर तो बनता ही है। किसी को आईएएस नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ और मिल जाएगा, कोई ऑफिसर बन जाएगा, नहीं होगा तो स्टेट सर्विसेज में चला जाएगा, वहां नहीं होगा तो एसएससी में चला जाएगा। यानी अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो ये मतलब पक्का है कि आपका गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट चाहिए, जीएस चाहिए और सी सेट चाहिए। जीएस की तैयारी आई विल रिपीट 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है, आपका जीएस हो गया, राइट। इसके बाद आपको ये जो मैंने अभी बताया सी सेट का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, ये चारों मिलके आपका बना देंगे सी सेट का एग्जाम। तो ये 2 एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हो यदि आप अभी से तैयारी करते हो अगले 3 साल तो। व्हाट वी कैन डू फॉर फैशन डिजाइनिंग एंड विच कोर्स इज द बेस्ट। देखिए फैशन डिजाइनिंग के लिए जो सबसे अच्छा कोर्स है वो एनआईएफटी है। हालांकि एनआईडी में भी कुछ बहुत अच्छे इलेक्टिव्स हैं जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन जनरली एनआईएफटी इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दैट। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एनआईडी भी आपको सेलेक्ट नहीं कर रहा है, एनआईएफटी भी सेलेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने बारे में थोड़ा गलत अनुमान लगा रहे हैं और शायद आप इस क्षेत्र में अच्छे नहीं है, कोई दूसरा क्षेत्र ढूंढें। अननेसेसरी लोकल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप अननेसेसरी कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, उससे आप जीवन भर अपने और अपने घर वालों के ही कपड़े डिजाइन कर पाएंगे, उससे ज्यादा आपको कोई स्कोप नहीं मिलेगा। सो माय सजेशन इज इफ यू आर रियली गुड, डेफिनेटली दे वुड सेलेक्ट यू। इफ दे आर नॉट सेलेक्टिंग यू, दैट मींस यू आर नॉट गुड एट दैट, फुल स्टॉप। कैन वी डू एमबीए आफ्टर एमबीबीएस? हाँ जी सात्विक जी, बहुत ज्यादा अच्छा है। एमबीए एमबीबीएस के बाद बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पुराने जमाने में, पुरानी स्टाइल में जो डॉक्टर्स होते थे वो डॉक्टर्स डॉक्टरी भी करते थे और साथ साथ मैनेजमेंट भी देखते थे, विच वाज अ वेरी रॉन्ग आइडिया। अभी तो योगी जी ने हमारे यूपी में बोल दिया है ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आप मैनेजर्स की तरह वेस्ट कर देते हो। व्हाई डोंट यू गो एंड हायर यंग एमबीएस? तो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट भी यही करने वाली है कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो एमबीएस देखेंगे, ताकि सीनियर डॉक्टर्स अपना मेन प्रोफेशन में टाइम लगा सकें। तो यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि जो सबसे अच्छा करियर है वो एज एन एमबीबीएस, एज अ प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं है। अच्छा करियर ऑप्शन है मेडिकल बिजनेस। तो अगर आप मेडिकल बिजनेस में आना चाहते हैं, आप स्वयं एमबीबीएस हैं और अगर आप एक अच्छे आईएम से इसके बाद एमबीए कर लेते हैं, तो आई एम श्योर आप हेल्थ केयर में, आप मेडिसिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इमेंस स्कोप इज देयर। कोरोना के बाद तो और बढ़ गया है। दिया जैन लिखते हैं, हाउ डू आई स्टडी इन अ मैनर इन विच माई क्रिएटिविटी गेट्स इन्वॉल्व। मैं आपको एक YouTube चैनल का नाम देता हूं, आप सभी इसको देखें। YouTube चैनल का नाम है बीइंग गधा। ये मैंने आपको टाइप किया है, ओ सॉरी मैंने शायद वो पर्सनल पे कर दिया है। लेट मी डू इट फॉर एवरीवन। आपको YouTube में सर्च करना है बीइंग गधा। ये बीइंग गधा करके एक YouTube चैनल है, इसमें 9th 10th 11th 12th के जो
डिफिकल्ट सब्जेक्ट से जिनमें मेमोराइज करना पड़ता है, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाया गया है। तो आप ये किसी भी बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आईएएस वाले बच्चों को जिनको मैंने रिकमेंड किया, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इसमें वो वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो आईएएस में आते हैं। तो लगभग आप समझिए, जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था कि 6 से लेके 12 तक के जो एनसीईआरटी की बुक्स है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से इसमें समझाया गया है। पूरा आप हंसते हंसते लोटपोट भी होते रहेंगे, और वो चीजें जो वो सिखाई जाएंगी वो आपकी डीपेस्ट मेमोरी में भी चली जाएगी। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, and then probably you can also do something similar to that girl has done. Sorry, I forgot where I was, so let me go back. How to become a bank manager? Bank manager कोई अलग से पोस्ट नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन स्मॉल बैंक या बड़ा बैंक आपको बैंक मैनेजर की पोस्ट मिलती है। तो आप स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 जिस तरह की ब्रांच होगी उसका ऑफिसर आपको होना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको या तो बैंक क्लरिकल का एग्जाम देके आप प्रमोट होके पहुंच सकते हैं, या फिर आप बैंक पीओ से अगर पहुंचेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। बैंक पीओ से आपको जनरली एज असिस्टेंट मैनेजर से आपका करियर शुरू होगा। और अभी तो पिछले सालों में कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही फास्ट प्रमोशन लिए हैं। अब मुझे नहीं पता वो एक्सेप्शनल हैं या बैंक्स की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, बट विच एवर इज द केस, नाउ इट इज फास्टर प्रमोशंस आर इवन बेटर पॉसिबल। मतलब जो सम्मानी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैंक से हैं, तो जो उनके समय पर जिस तरह से प्रमोशंस मिलते थे, उससे अब काफी फास्ट प्रमोशंस की सुविधा अब है आज के समय में। आप बहुत ही जल्दी आप फास्ट ट्रैक चैनल आप ले सकते हैं। आप जेआईआईबी और सीआईआईबी भी बहुत जल्दी अब बच्चे कर रहे हैं। पहले कई सालों में बच्चे जेआईआईबी और सीआईआईबी करते थे, तो आप जल्दी से जल्दी जेआईआईबी और सीआईआईबी करें और प्रमोशनल की एलिजिबिलिटी लें, और आप जल्दी से जल्दी हायर रैंकिंग में आप जा सकते हैं। Sir, good afternoon. Some coding courses are popular in market. They are so helpful in future. They are helpful. देखो यार, 5th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाने का मुझे तो बहुत ज्यादा औचित्य नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में उस तरह का कैलिबर है, आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छे हैं। लेकिन सभी बच्चों के लिए अच्छे हैं, हर बच्चे को कोडिंग ही करनी चाहिए, कोडिंग इज द ओनली फ्यूचर। अरे मुझे तो लगता है जब तक वो बच्चे बड़े होंगे तब तक कंप्यूटर खुद ही कोड करेगा, तो फिर वो कोडिंग करके करेंगे क्या? बिलीव मी, 90% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी जो काम कर रहे हैं वो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले हम वेबसाइट्स बनाते थे तो हम HTML सीखते थे। नाउ हार्डली कोई HTML लिखता है, मार्केट में एडिटर्स अवेलेबल हैं, ऑन द क्लिक ऑफ बटन बैकग्राउंड में सारा काम हो जाता है। तो लगभग सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम इसी तरह से होने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा आज 5 साल का 8 साल का है, जब वो बड़ा होगा तो कोडिंग का मतलब ही नहीं बचेगा। कोडिंग वुड बी डन बाय मशीन्स। तो लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चा है तो आई एम नॉट सेइंग डोंट गो फॉर इट, बट देन एवरीवन शुड गो फॉर इट। आई एम अगेंस्ट दैट। सर, कैन यू प्लीज टेल which are the top universities for doing BFA, बैचलर फॉर फाइन आर्ट्स? लगभग सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स अच्छा है। BHU इज पर्टिकुलर फेमस फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। सर, प्लीज काइंडली टेल सम प्राइवेट कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग। यार, तब से तो मैं बुराई कर रहा हूं, तो मैं क्या अच्छा बोलूं? चलो, तुमने पूछ लिया है तो 2-3 अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बिट्स पिलानी बहुत अच्छा है। बिट्स पिलानी के बाद आप और कहाँ जा सकते हो? BIT मेसरा बहुत अच्छा है। BIT मेसरा के बाद थापर इज ऑल्सो ओके काइंड। यू कैन गो टू VIT वेल्लूर, है ना? और उसके बाद प्लीज बच जाना यार, सब बेकार है। प्रेजेंटली आई एम इन 12th एंड प्रिपेयरिंग फॉर IIT, देन आई हैव टू प्रिपेयर। नहीं, अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CUCT देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अच्छे से IIT की तैयारी कर रहे हैं, आपको चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। IIT में नहीं होगा, NIT मिल जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देन इट्स नो यूज फॉर गोइंग फॉर CUCT। Manipal University or Thapar University, which is good for civil engineering? I think both are equally good. Both are pretty old universities. तो Manipal University और Thapar University दोनों में एक ही बुराई है कि दोनों महंगी बहुत है। Thapar University बहुत अच्छी हुआ करती थी, काफी अच्छी रैंक हुआ करती थी। The only reason why it lost its rank is because suddenly they increase the fees a lot. तो थोड़ी सी फीस दोनों की ज्यादा है, इसीलिए थोड़े से बच्चे कम अच्छे आने लगे। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि फीस ज्यादा है तो कोई इशू है। Those who can pay, they should pay. This is a good investment, no problem. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जहां भी फीस ज्यादा आ जाती है वहां पर डेफिनेटली अच्छे बच्चे आना बंद हो जाते हैं,
क्योंकि ज्यादा अच्छे बच्चे, ज्यादा सीरियस बच्चे मिडिल क्लास और लोअर क्लास में होते हैं। जो रिच क्लास होता है वहां पर बच्चों के पास मोटिवेशन कम होता है, दे सर्टेनली नीड आर्टिफिशियल मोटिवेशन लाइक कोचिंग्स एंड ऑल, बट अदरवाइज जो जनरल मोटिवेशन होता है कम होता है, इसलिए प्रतिभा थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए जो कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है वहां पर टैलेंट थोड़ा कम आता है, और जहां पर फीस बहुत ही कम होती है वहां पर टैलेंट थोड़ा ज्यादा आता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रैंक अभी थापर का गिरा है, बट देन ऑल्सो मणिपाल एंड थापर आर गुड यूनिवर्सिटीज, both are good for civil engineering. How to become a CID officer, in which subjects will be chosen? Most of the CID officers are taken from, अगर आप top post की बात कर रहे हो तो they are IAS officer, IPS officers. Most of the high commissioners of CID are from IPS. तो आप UPSC की तैयारी करिए, उसमें IPS लीजिए, उसके बाद आप CID में ऊपर की पोस्ट में जा सकते हैं। यदि नीचे की पोस्ट आपको चाहिए तो CID का जो SSC लेवल टाइप का जो एग्जाम होता है उसका आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव पोजीशंस। आई थिंक यू शुड गो एंड प्रिपेयर फॉर UPSC। सर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, मुझे 12th के बाद जो है 4 साल का BEd शुरू होने वाला है, वेरी सून यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर टीचिंग। लेकिन मुझे सीरियसली पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि यदि आप डायरेक्टली BEd ना करके यदि आप कहीं BA करोगे, फिर आप MA करोगे, उसके बाद आप वो वाला रास्ता लोगे तो डेफिनेटली आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो। और आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आप अभी 12th के बाद BEd भी कर सकते हो 4 साल में। आई एम इन 12th एंड आई वांट टू बिकम अ CA, व्हाट इज द राइट वे? देखो CA में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार 2 या 3 बार अश्योर कर लेना कि आप सिलेक्शन करने के लायक हो, क्योंकि जो बच्चे लास्ट के पेपर्स में रह जाते हैं वो 12th पास रह जाते हैं। तो बाकी की चीजों में और CA में क्या अंतर है? आप इंजीनियरिंग में जाते हो, CU CT में जाते हो, लॉ में जाते हो, आपको पहले दिन पता चल जाता है वेदर यू गॉट सेलेक्टेड और नॉट। CA में आपको लास्ट दिन पता चलता है कि आप CA बने या नहीं बने, है ना? तो CA बनना बहुत अच्छा है, CA की तरफ ना जाना अच्छा है, लेकिन ये जो ऑलमोस्ट CA बनना है ये बहुत बुरा है। एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी बैड। सर टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर डूइंग BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स, अभी बताया था ना मैंने, BHU। अच्छा सॉरी, मैं शायद गलती से थोड़ा ऊपर चला गया। सर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूं, तो 12th के बाद PCM के बाद क्या क्या कर सकते हो? PCM के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको 12th आप कर लोगे तो या तो BEd करोगे या फिर आप BSc वाला कॉलेज में पढ़ाने वाला ऑप्शन लोगे। कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको पहले BSc MSc करना होगा, और यदि आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आप 12th के बाद डायरेक्टली BEd कर सकते हो 4 साल का। हाउ टू बिकम अकाउंटिंग ऑफिसर आफ्टर ग्रेजुएशन? आपको BCom करना पड़ेगा। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप BCom करते हो और उसके बाद अगर आप देश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक से, तो आप UPSC का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप जो स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आप स्टेट PCS दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब चाहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑफिसर का जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए आपको BCom करना पड़ेगा और हो सका तो CA करना पड़ेगा। What are the career options in freelancing? फ्रीलांसिंग आप बताइए आपको किस फील्ड में करनी है। अगर आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट उतने अच्छे नहीं है तो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे हैं तो आपको और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में जिनकी करियर काउंसलिंग अच्छे से नहीं होती और इसीलिए वो क्या होते हैं, वो जिस चीज में अच्छे होते हैं उस चीज की उनके पास डिग्री नहीं होती, और जिस चीज की डिग्री होती है उसके पास उनके पास नॉलेज नहीं होता। तो फिर फ्रीलांसिंग इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। अदरवाइज आप प्लान क्यों करते हैं फ्रीलांसर बनने का? फ्रीलांसर बनने की जगह आप बिजनेस का प्लान करो ना। जैसे मान लो आप किसी भी चीज में, आप वेबसाइट बनाने में फ्रीलांसर हो, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हो, अरे तो एक ही आदमी तो बनाएगा यार, कहां तक पहुंचोगे? मैं कहता हूं उसकी जगह वेबसाइट बनाने का बिजनेस शुरू करो, अपने अंडर 500 लोग और लोगों को रिक्रूट करो और मेक अ बिग कॉर्पोरेशन। तो फ्रीलांसर शुड नॉट बी द एम शुड बी बिजनेस। लेकिन आपके पास बिजनेस में किसी चीज की कमी है, फंड्स की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, MBA डिग्री की कमी है, तो फिर आपको फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा। वो तो मजबूरी है। मेरे हिसाब से आपको फ्रीलांसिंग की जगह हो सके तो अपना बिजनेस करना चाहिए, ताकि आप तो अच्छे हैं, आप में ये भी तो प्रतिभा होगी कि आप अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट खड़ा कर सकते हैं।
प्लीज टेल मी सम बैचलर डिग्री विथ whom we can prepare for UPSC। किसी भी डिग्री के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। बेस्ट बीए की डिग्री होती है, क्योंकि उससे आपकी जनरल स्टडीज की भी तैयारी साथ के साथ हो जाती है। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर डूइंग BFA, यार कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें BFA बहुत अच्छा हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में BFA के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, आप किसी और चीज को भी ट्राई करें। ये मेरा आपसे सजेशन है। Which book is best for CUCET? देखो CUCET पर आपको बहुत सारी बुक, क्योंकि CUCET क्या है ना, अभी अभी पॉपुलर हुआ है, तो इसीलिए CUCET की बहुत सारी बुक्स भी अभी या तो निकलेंगी या निकलने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको गूगल करोगे, गूगल भी मत करना, आप ऐसा करना, आप ना इसको Amazon पर जाके ढूंढना, Amazon पर जाना और Amazon में आप इसको किंडल एडिशन में आप ढूंढ सकते हो या नॉर्मल एडिशन में भी आप ढूंढ सकते हो। अभी तक बहुत ज्यादा CUCET स्पेसिफिक बुक्स मार्केट में नहीं आई हैं, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा नहीं था, अभी अचानक बड़ा हो रहा है। तो अगले आने वाले 1 या 2 महीने में बहुत अच्छी CUCET की बुक्स मार्केट में आ जाएंगी, है ना। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टडी मटेरियल है, लेकिन एज सच CUCET स्पेसिफिक कोई बुक मैंने अभी तक नहीं देखी, बट वेरी सून आने वाली है। सर कॉमर्स फील्ड का क्या चूज करना रहेगा, बिकॉज आई डोंट नो। देखो भाई, कॉमर्स फील्ड से सबसे अच्छा क्या है, 2 ही ऑप्शन है मैंने आपको बताए, या तो आप IPM की तैयारी करो या CUCET की तैयारी करो। अगर आप IPM इंदौर छोड़ दो तो बाकी चारों IPM का और CUCET का सिलेबस भी सेम है। अंतर क्या है, IPM अच्छा है लेकिन 60 सारी मिला के 250 सीट्स तो हैं, CUCET में सारी सीट्स मिला के 3 लाख हैं, राइट। तो अगर आप 3 लाख वाले एग्जाम की तैयारी करोगे, साथ में 250 सीट्स वाले एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि यू प्रिपेयर फॉर CUCET एंड मीनवाइल अप्लाई फॉर JIP MET एंड रोहतक IPM MET ऑल्सो। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड वाइल स्टडी। देखो यार, मोटिवेशन स्टडी में सपने से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ड्रीम योरसेल्फ। आप आज से 10 साल बाद कहां अपने आप को पाते हो, कौन सी गाड़ी आप चला रहे होगे, किस तरह के घर में आप रह रहे होगे, किस तरह के कपड़े आप पहनते हो। यदि आप ऐसा सोचते हो तो मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा ढीठ होते हैं, तो वो इससे मोटिवेट नहीं होते। तो फिर मैं उनको बोलता हूं, एक काम करो, ऐसे लोगों के बारे में सोचो, योर लव्ड वंस के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, सिबलिंग्स के बारे में सोचो। जब उन्हें पता चलेगा कि आप IAS बन गए हो तो उन्हें कैसा लगेगा, जब उन्हें पता चलेगा आप IIM में पहुंच गए हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहुंच गए हो, उन्हें कैसा लगेगा, उनके चेहरे की स्माइल सोचो। कुछ बच्चे और बड़े ढीठ होते हैं जो इससे भी मोटिवेटेड नहीं होते, उनके लिए एक श्योर शॉट फॉर्मूला है, बिल्कुल श्योर शॉट, पक्का लगेगा, आप पर भी लगेगा, बताता हूं। ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपसे जलते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, और सोचो जब उन्हें पता चलेगा कि आपने टॉप कर लिया है, आप DU पहुंच गए हो, उनका चेहरा कैसा दिखेगा। एक बार उस चेहरे के बारे में सोच लो, दिन भर के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे यार। नेक्स्ट इज प्रेजेंटली आई एम इन 12th, व्हेन शुड आई प्रिपेयर फॉर CUCET। भैया लेट हो गए हो, तुरंत आज से ही प्रिपरेशन शुरू करो CUCET की। वेबसाइट लो, गूगल पे ढूंढो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग ढूंढो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो बुक्स ढूंढो, वो भी नहीं समझ में आता है तो मुझे मेल लिख देना, मैं आपको मेल पर चेक करके जो बेस्ट बुक्स होंगी, मैंने बताया आपको अभी तक तो मुझे नहीं मिली, बट अगेन आई विल चेक एज ऑन टुडे, हो सकता है कुछ आ गई हो तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, है ना। वैसे चेक कहाँ करना है, या तो गूगल पर करना है, Amazon पर करना है, क्योंकि सबसे पहले दुनिया की 80% बुक्स जो हैं वो Amazon अकेला पब्लिश करता है। तो इसीलिए इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके जब हम सीधे, दूसरा फायदा क्या है Amazon का, Amazon पर जो किंडल एडिशन होता है वो नॉर्मल बुक से ऑन एन एवरेज 10% की प्राइस पर मिलता है। यानी अगर 1000 रुपए की किताब है तो आपको उसका किंडल एडिशन 100 रुपए में मिल जाता है, राइट। तो रादर देन, आज के बच्चे हो, सभी के पास गैजेट्स हैं, तो रादर देन 1000 रुपए की आप बुक खरीदोगे, उससे अच्छा है कि आप 100 रुपए वाला किंडल एडिशन पहले पढ़ लो। जनरली अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो फिर आप बुक भी मंगा लो, लेकिन बिना देखे समझे सिर्फ बुक का कवर देख के मंगा लेने से मेरा सजेशन ये है, मैं पर्सनली हमेशा यही करता हूं कि मैं किंडल एडिशन से पढ़ता हूं। जनरली या तो बुक पसंद नहीं आती तो मेरे 100 रुपए खराब होते हैं 1000 की जगह, और कई बार पसंद आती है लेकिन PDF से काम हो जाता है तो भी 100 रुपए में काम हो जाता है। बहुत ही अच्छी लगे, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड पावर मेड इजी हो गई, या ये रेन एंड मार्टिन हो गई, जो बहुत ही शानदार बुक्स हैं, तो उनमें ठीक है यार, पहले 100 रुपए खर्च हो गए, 1000 और हो जाएंगे, लेकिन उस चक्कर में बाकी पैसे तो बच गए ना। तो इसीलिए मेरा पर्सनल आइडिया ये है
कि पहले आप किंडल एडिशन लो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अगर आपको हार्ड कॉपी की जरूरत लगती है तो आप मंगा सकते हो, है ना। सो यूज Amazon फॉर दैट। मेरे पास काफी सारी पीडीएफ भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स के फ्री पीडीएफ हैं, तो इन दैट केस आप मुझे मेल करोगे क्लियरली तो मैं आपको वो भी भेज सकता हूँ। प्रेजेंटली आई एम इन 12th, बट आप क्लियरली मेंशन कर देना, है ना, कहानी मत लिखवाना मुझसे, आप क्लियरली मेंशन कर देना, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर बुक, आई एम कंफर्टेबल इन सॉफ्ट कॉपी, प्लीज सेंड मी द बेस्ट पीडीएफ बुक फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो मैं आपको सट से भेज दूंगा, है ना। जितना आप क्लियरली मुझसे रिक्वेस्ट करोगे उतना मैं आपको जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। सर विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर NIFT की सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुणे इज द ओल्डेस्ट एंड देयरफॉर इट इज द बेस्ट। बाकी जो आपकी NIFT में रैंकिंग मिलेगी उसके हिसाब से आप नहीं चूज कर सकते ना, वो बताएंगे ये आपकी रैंकिंग है, अच्छी रैंकिंग होगी तो आपको खुद ही पता है पुणे जाना है। विच वन इज बेटर, MBA फ्रॉम IIM और MS फ्रॉम USA? वो डिपेंड करता है यार, USA मतलब क्या है, USA में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, तो जब तक आप कॉलेज का नाम नहीं बताओगे रुचिका, मैं कैसे बताऊंगा आपको कि MS कहाँ से करना है। बट इन जनरल अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, जब तक आप बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी फैन नहीं हो तब तक MBA फ्रॉम IIM इज अ बेटर ऑप्शन। I mean, I have seen many students who have done MS from USA and after that now they are thinking about doing their MBA from IIM or abroad, any good university, but not other way around. मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने IIM से MBA कर लिया हो और फिर मुझसे पूछे कि मैं कहीं से MS कर लूं क्या, he would not need। लेकिन अदर वे राउंड है, अदर वे राउंड बहुत सारे लोग हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों के नाम सुने, रघुराम राजन उनमें से एक हैं, और भी आपने बहुत सारे नाम सुने, जो भी आप फेमस पर्सनालिटी देखते हो उनमें से अधिकतर ऐसे जो पोस्ट होल्डर हैं जिन्होंने पहले US में जाके MS किया। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरे वाले बैच के, मेरी जनरेशन के लोग क्यों सबसे पहले IIT से निकल के MS करते थे, फिर MS के बाद MBA करते थे, क्योंकि MBA में स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, MBA में टीचिंग असिस्टेंस और रिसर्च असिस्टेंस नहीं मिलती थी। जबकि ऐसा था, आपको मैं याद दिलाऊं, IIT चेन्नई में 2-3 साल ऐसा हुआ कि कंपनीज ही नहीं आई रिक्रूटमेंट के लिए। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं कि IIT चेन्नई के बच्चे खराब हो गए थे, IIT चेन्नई में 90% बच्चे US चले जाते थे MS करने। साउथ इंडियन थे, इंग्लिश अच्छी थी, IITian थे, मैथ्स अच्छी थी, फुल स्कॉलरशिप मिल जाती थी, और स्कॉलरशिप के बाद वहां पर उनको टीचिंग असिस्टेंस और रिसर्च असिस्टेंस से इतने पैसे मिल जाते थे जितनी इंडिया में सैलरी नहीं मिलती थी। तो ह्यूज पूरा बंच का बंच सीधा US जाता था। जब वो वहां से MS करते थे उसके बाद उन्हें समझ में आता था कि यार हमने किया क्या है, हम वर्ल्ड के टॉप ब्रेन्स हैं, हमें तो अपना बिजनेस खोलना चाहिए, लेकिन बिजनेस खोलना चाहिए तो बिजनेस आना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने MBA किया। तो ऐसे बहुत सारे पिछली जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने MS के बाद MBA इसलिए किया क्योंकि पहले MS से उनको स्कॉलरशिप मिल गई, उनका प्रोफाइल बन गया, उन्होंने पैसा कमा लिया, उसके बाद उन्होंने MBA किया। तो अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो डायरेक्टली गो फॉर MBA। सर प्लीज हाईलाइट कोर्सेज वेयर जैन स्टडीज विल गेट सम प्रिविलेज माइनॉरिटी बेनिफिट्स। सर ये मैंने किया है, सॉरी इंटरप्ट अच्छा अच्छा, आपका क्वेश्चन है ये। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। देखो क्या बेनिफिशियल कोर्सेज हैं वो प्लीज एक बार थोड़ा देखो, नंबर 1, किसी भी यूनिवर्सिटी में जैनों की जब तक यूनिवर्सिटी नहीं हो तब तक कोई फायदा नहीं, दैट इज नंबर 1। यानी कहीं भी कोई ऐसा नंबर ऑफ सीट्स का बेनिफिट माइनॉरिटी को नहीं है। माइनॉरिटी का बेनिफिट लार्जली 3 लोगों को है, वो आप समझ लो। सबसे पहला सबसे बड़ा जो माइनॉरिटी का बेनिफिट है वो है मंदिर समितियों को। मंदिर समितियों की सुरक्षा के लिए माइनॉरिटी एक वरदान है। नंबर 2, जिन लोगों के स्कूल या कॉलेजेस हैं, स्कूल या कॉलेज ओनर्स के लिए भी माइनॉरिटी बहुत अच्छा है। तो यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनके खुद के या किसी परिचित के स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपनी संस्था को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कराना चाहिए। तीसरा है ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक आय बहुत कम है। तो जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सारी इनकम बेस्ड हैं, मेरिट बेस्ड नहीं है, और वो इनकम बेस्ड का स्लैब बहुत कम है, जैन समाज में बहुत कम पाया जाता है। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ताकि आप ऐसे परिवारों की मदद कर सकें। लेकिन मोस्टली जो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के लोग आते हैं वो इसको क्वालिफाई नहीं करते। तो आप लोगों के काम की नहीं होगी, बट सर्टेनली आप किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय उस तरह के लेवल से नीचे है, और इसीलिए उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी कोर्स में कहीं भी अदर देन जैन इंस्टीट्यूट को भी जरूरी नहीं है कि वो कोई ऐसा दें, तो इसीलिए जो अच्छे जैन कॉलेजेस हैं वो देते भी नहीं। तो कुछ जैन कॉलेजेस हैं जो थोड़ा बहुत आपको देखते हैं कि बीइंग अ जैन वो आपको थोड़ी फीस कम कर देते हैं, लेकिन रिजर्वेशन तो वो भी नहीं देते।
ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों की मेरिट अलग होगी और बीइंग जैन आपको 1-2% कम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं। कुछ संस्थाएं हैं, जैसे प्रतिभा स्थली जबलपुर है, तो प्रतिभा स्थली जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक BAMS कॉलेज खुल रहा है, तो उसका जो पहला बैच है उसमें शायद कुछ बच्चों को, जैन बच्चों को फायदा मिल सकता है, बट वो ऐसे गिने चुने ही केसेस हैं, ऐसे कोई लार्ज स्केल पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहां पर बीइंग अ जैन यू विल गेट सम बेनिफिट इन द मेरिट लिस्ट। किया जैन पूछते हैं हाउ टू मेक करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग। देखो, 2 कोर्सेज हैं। आप वैसे तो जनरली जब तक आप MBA किसी अच्छे कॉलेज से नहीं करते हो तब तक आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं जा सकते। मैंने अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शुरू किया था। आई वॉज विद मॉर्गन स्टैनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है दैट इज MBA फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन से जुड़ना चाहते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है BFIA, which is बैचलर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये 3 कॉलेजेस में अवेलेबल है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय एंड शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो ये 3 कॉलेजेस DU के अंतर्गत आते हैं जिनमें BFIA का कोर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी आपको MBA ही करना पड़ेगा। प्रेजेंटली आई एम इन 12th एंड वांट टू बिकम लेक्चरर। देखो, अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो B.Ed करो, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आप BSc करो, MSc करो, MPhil करो। हाउ टू, अच्छा मेरे ख्याल से मैं थोड़ा फिर से पीछे पहुंच गया गलती से, सो लेट मी गो अहेड। विच इज बेटर, IIT दिल्ली, नहीं IIT D, CS प्लस डिजाइन ब्रांच और D2U? वो डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो या डिजाइन। वैसे जनरली अगर हम आज की कॉर्पोरेट डिमांड देखें तो पहला ऑप्शन आपका ज्यादा अच्छा है, विच इज CS प्लस डिजाइन ब्रांच। लेकिन यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, IAS करना चाहते हो, IES करना चाहते हो, तो D2U का EC वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो फॉर कॉर्पोरेट करियर ऑप्शन द फर्स्ट इज बेटर, गवर्नमेंट करियर ऑप्शन सेकंड इज बेटर। BBA, BMS, BBE, which course is more beneficial? अरे महिमा, अभी नहीं बता सकते ना आप। पहले तो ये नहीं पता कि DUZ का एग्जाम होगा इस बार या वो CUCET से लेंगे। नंबर 2, हमें ये नहीं पता आपकी रैंक क्या आएगी। जब आपकी रैंक आएगी तब आप मुझे मेल पे पूछ सकते हो कि आपको इनमें से एक ही मिलेगा। मतलब अगर देखो, BBA तो है नहीं, अगर हम इसकी बात करें DU की, BBA, BMS कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वैसे ये तीनों एक ही है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर में फर्क है। अगर आप तीनों की सिर्फ DU की बात कर रहे हो तो DU में BBA तो है नहीं, BMS है या BBE है। तो BMS की कट ऑफ ज्यादा जाती है। अगर आपकी कट ऑफ ज्यादा, मतलब अगर आपकी मेरिट लिस्ट में ज्यादा आया तो BMS ही बताऊंगा मैं आपको, है ना। वो कम आया तो फिर BBE में ही जाना पड़ेगा। सो इट वुड डिपेंड ऑन व्हाट रैंक यू विल गेट रादर देन इन जनरल व्हाट इज गुड। BMS जो है वो सिर्फ 3 कॉलेजेस में, BBE जो है वो 7 कॉलेजेस में, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कट ऑफ कम जाता है। सेकेंड, अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली BBE इज अ बेटर ऑप्शन। निफ्ट के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी पुणे है। ग्राफिक डिजाइन विच कोर्स एग्जाम? ग्राफिक डिजाइन के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप IIT में जाते हैं तो सबसे अच्छा है। विच इज बेटर टू डू MBA आफ्टर इकोनॉमिक ऑनर्स इफ आई एम इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड नॉट BBA एज। हाँ, तो अगर आपको इकोनॉमिक ऑनर्स में जाना है तो आप BA इकोनॉमिक्स करो ना, एक से एक कॉलेजेस हैं DU में, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। प्रिपेयर फॉर CUCET। For UPSC, which are the best subjects to take from 11th onwards? Humanities, अगर आपका बहुत क्लियर है कि आपको UPSC में जाना है, nothing is better than humanities. But मेरा सजेशन है take humanities with maths rather than without maths, क्योंकि इनकेस अगर आप IAS में नहीं जा पाए तो और बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे अगर आप मैथ्स लेते हैं। तो सबसे सिंपल सा जो सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है वो है humanities with maths. हेलो सर, देयर आर एक्स्ट्रा कोर्सेज आर बेनिफिशियल? बिल्कुल नहीं, स्कूल के साथ कोई एक्स्ट्रा कोर्स मत करो। सबसे पहले CUCET की या जो भी आपका रिलेवेंट, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो IIT JEE, या मेडिकल में जाना चाहते हो तो आप NEET, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करो। फालतू इधर उधर के कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। कोई आपके स्कूल के सर्टिफिकेट को नहीं देखता इस तरह के। एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए, कोर्सेज नहीं चाहिए। पेड कोर्सेज को कोई अहमियत नहीं है। सर विच कॉलेजेस आर गुड फॉर BBES? BBES क्या होता है भाई? या तो कुछ आपने, अच्छा BDS होगा ये, आई डोंट नो, BDES लिखा है आपने। या तो आप बैचलर इन डिजाइन बोलना चाहते हो,
अगर आप बेस्टेड इन डिजाइन बोलना चाहते हो तो एनआईडी इज बेस्ट। भूमिका जैन लिखती हैं अगर आप बीडीएस बोलना चाहते हो तो मणिपाल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट फॉर डेंटल अदर देन अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। बीबीए का साथ बीकॉम भी करें, बीबीए के साथ बीकॉम कैसे कर सकते हो भूमिका? या बीबीए कर सकते हो या बीकॉम कर सकते हो, दोनों में से एक ही कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। डजंट मैटर, मुझसे ये मत पूछो कि बीबीए करूं या बीकॉम करूं या बीबीई करूं, मुझे ये बताओ किस कॉलेज से। सो कॉलेज मैटर्स मोर, क्योंकि कॉलेज में अच्छे बच्चे होंगे, उनको देख देख के आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप अच्छे करियर ऑप्शन में जाएंगे। बाकी ये सब नाम की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीई कर लो, बीएफआई कर लो, बीएमएस कर लो, ये सब नॉमेनक्लेचर है, डजंट मैटर एट ऑल। Presently I'm in Delhi University and pursuing BCom with economic honors. Very good. I want to be an government employee. भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ नहीं करना, आपने जो बीकॉम ऑनर्स कर लिया दैट इज द हाईएस्ट डिग्री। ऐसे डीयू के बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डीयू से बीकॉम किया है, तो आप क्यों एक्सेप्शन लेना चाहते हो? सीधे यूपीएससी की तैयारी करो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब आप इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हो, जाना गवर्नमेंट में। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको कुछ इकोनॉमिक्स में रघुराम राजन बनना है तो फिर भैया आईएएस सफिशिएंट नहीं है, फिर आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद एमफिल वगैरह कर सकते हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट जस्ट एनी गवर्नमेंट जॉब विल डू, देन गो फॉर आईएएस, नथिंग इज बेटर देन दैट। प्लीज सजेस्ट सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज। काय को शॉर्ट टर्म बाबा, सारी शॉर्ट टर्म कोर्सेज बेकार है 12th के बाद। प्लीज डू योर 3 years ग्रेजुएशन मिनिमम, डू नॉट गो फॉर एनी शॉर्ट टर्म कोर्स। वैसे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में अब शॉर्ट टर्म कोर्स ही है, अगर आप 1 साल बाद छोड़ दोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, आप 2 साल बाद छोड़ दोगे तो दे विल गिव सम अदर नॉमेनक्लेचर, तो वो अपने आप शॉर्ट टर्म बन जाएगा इनकेस अगर छोड़ना पड़ता है तो। लेकिन कोशिश करो आप, और जो भी आपकी अगर कोई मजबूरी है तो आप देखो, है ना, डिस्कस करो। जेके जैन साहब यहाँ सामने बैठे हुए हैं, अगर कोई ऐसी समस्या है आपकी तो आई एम श्योर ही वुड बी एबल टू हेल्प। सर कॉमर्स से बी फार्मा के साथ है क्या? नहीं, बी फार्मा करने के लिए आपको साइंस जरूरी है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप बी फार्मा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिनकी सीट खाली रह जाती है तो वो उल्टा सीधा घपला करके करा देते हैं। प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो बी फार्मा में ना जाएं अगर कॉमर्स किया है तो। आई वॉन्ट टू बी ए सीए, व्हाट इज योर क्वेरी? यार बिल्कुल तुम सीए करो, संभव भाई, संभव है, आपका नाम ही संभव है। लेकिन मेक श्योर कि आप कर रहे हो तो पूरा कर लो। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाना मत, ऑलमोस्ट सीए मत बन जाना, बस बन जाना तो मुझे दिख मत जाना। Okay, so I think we have covered almost all the queries, and it was a grateful opportunity. I am very thankful to JK Jain Sahab, Abhishek ji, and everyone else. Very thankful to you, and it was good opportunities. और बच्चे भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बीच में कोई सांस नहीं लेने दी, मेरा पानी सामने रखा है, लेकिन क्वेश्चंस इतने सारे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। So really grateful to be here. Thank you, thanks a lot. सर आपके स्टेमिना को देख के